नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शिवांगी सिंह आप लोगों को इस वीडियो में कवर कराने जा रही हूँ हिस्ट्री। ये हिस्ट्री के बहुत ही क्रिस्प और शॉर्ट नोट्स रहेंगे। इस अकेले वीडियो से आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड वो सब कवर हो जाएंगे। आपको ये वीडियो बहुत ध्यान से सुनना है, बार बार सुनना है और जो भी मैं आपसे सवाल पूछूं ये हमारा 2 वे इंटरेक्शन रहेगा। अगर मैं आपसे कुछ पूछती हूँ तो आपको वो कमेंट डाउन करना है। इस बात की गारंटी है कि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो गलत नहीं होंगे अगर आप ये वीडियो अच्छे से पढ़ के एग्जाम में अपने जाते हैं। तो एक पॉजिटिव नोट के साथ हम शुरुआत करते हैं चैप्टर 1 से, जो कि है सोर्सेस फॉर द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। देखिए, किसी भी चीज को पढ़ने के लिए हमें कुछ सोर्सेस की जरूरत पड़ती है। कहाँ से हमें उस पर्टिकुलर चीज के बारे में पता चला। ऐसे ही कुछ रिकॉर्ड्स हैं जिनको हम बोलते हैं स्टेट रिकॉर्ड्स। अब स्टेट रिकॉर्ड्स क्या रहे होंगे? स्टेट का यहाँ मतलब है जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका राज था उस वक्त। तो जो बहुत सारे अकाउंट हैं ट्रेडिंग के, वो कब से कब तक हमें मिलते हैं? 1600 से 1857 तक। हर पॉलिसी लिखी गई थी, हर बिजनेस, कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ हो, कोई कंसल्टेशन हुआ हो, कुछ भी हुआ हो, वो सब कुछ लेटर्स और कॉरेस्पॉन्डेंस के थ्रू होता था। अब जो रिकॉर्ड्स हैं जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के हैं, ऐसी ही अलग दूसरी ईस्ट इंडिया कंपनीज के भी हैं जो कि थे पोर्चुगीज, डच, फ्रेंच। इनसे भी हमें पता लगता है कि एक्चुअली हिस्ट्री ने कैसे काम किया है 17th और 18th सेंचुरी में। अब कुछ अलग सोर्सेज भी हैं जैसे ओरल एविडेंस, मतलब मुंह से बताए गए, कुछ क्रिएटिव लिटरेचर रही होगी या फिर पेंटिंग भी एक इंपॉर्टेंट सोर्स है। आर्काइव्स क्या होता है? ये सिंपली एक कलेक्शन है, एक संग्रह है किस चीज का? हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स का। और ये डॉक्यूमेंट्स क्रिएट किए गए हैं क्यों? देखो, या तो हो सकता है कोई एडमिनिस्ट्रेटिव नीड रही हो, या कोई लीगल नीड रही हो, या कोई सोशल या फिर कोई कमर्शियल नीड रही हो। 4 कैटेगरीज हैं। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं ये, सेंट्रल गवर्नमेंट के आर्काइव्स, स्टेट गवर्नमेंट के आर्काइव, और रिकॉर्ड है इंटरमीडिएट और सबऑर्डिनेट अथॉरिटीज की, मतलब इसके बीच में जो अथॉरिटीज होंगी उनकी, और कुछ जुडिशियल रिकॉर्ड्स हैं। इनके अलावा प्राइवेट आर्काइव्स भी हैं जहां पे ये वाले सोर्सेस अवेलेबल हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट आर्काइव्स की अगर हम बात करें तो नेशनल आर्काइव्स ऑफ दिल्ली ऑफ इंडिया कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। यहाँ पे सारे गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स हमें मिल सकते हैं जहां से हमें पता लगता है कि हिस्ट्री कैसी रही है 18वीं शताब्दी के बीच से। स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो जो स्टेट गवर्नमेंट का सोर्स मटेरियल है उसमें क्या क्या है भाई? पहले ब्रिटिश रियासतें होती थी, इंडियन प्रोविंसेस जिनको बोलते थे, अर्स्टवाइल प्रिंसली स्टेट्स, रजवाड़े जो होते थे जिनको इंडिया के अंदर लिया गया आफ्टर 1947, और कुछ फॉरेन एडमिनिस्ट्रेशंस, मतलब ब्रिटिशर्स के से अलग। जुडिशियल रिकॉर्ड्स की बात करें तो ये वो एविडेंस प्रोवाइड करते हैं, वो साक्ष्य देते हैं हमें जिनके थ्रू जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन का डेवलपमेंट हुआ। मद्रास रिकॉर्ड ऑफिस में है, आर्काइव्स है मेयर्स कोर्ट, फोर्ट सेंट जॉर्ज में, जो कि 1689 से बिगिन करते हैं। ये सबसे मतलब अर्लीस्ट अवेलेबल जुडिशियल आर्काइव्स हैं। कुछ पब्लिश्ड आर्काइव्स हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट सोर्स है। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? पार्लियामेंट्री पेपर्स, जिसमें बहुत सारे एक्सर्प्ट्स हैं, मतलब अकाउंट्स, किस्से टाइप छोटे छोटे, जिनसे पता चलता है कि क्राउन के अंडर कैसा रूल होता था। और ये जो पब्लिश्ड है कब से कब तक हमारे पास अवेलेबल है? 1801 से 1907 तक। अब प्राइवेट आर्काइव्स भी हैं, इसमें जैसे आपको शौक है कुछ लिखने का, आज के टाइम में जो चल रहा है वो आपने लिख दिया, या कोई एमिनेंट पर्सनैलिटी है उन्होंने कुछ लिख दिया, तो वो भी कुछ प्राइवेट आर्काइव्स में प्रिजर्व्ड हैं। पेपर्स, डॉक्यूमेंट्स इंडिविजुअल्स के या फैमिलीज ऑफ नोट। ऐसे ही जो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस की लिखी हुई या कुछ चीजें कहाँ पे मिलेंगी हमें? नेहरू मेमोरियल म्यूजियम में और लाइब्रेरी, जो कि कहाँ पे है? न्यू दिल्ली। ऐसे ही कुछ फॉरेन रिपोजिटरीज हैं। अब ये फॉरेन रिपोजिटरीज का मतलब क्या हो गया?
जैसे ब्रिटिश म्यूजियम है, वहां पे कुछ रखा हुआ है। इंडियन ऑफिस रिकॉर्ड्स है, कॉमनवेल्थ रिलेशंस ऑफिस लंदन में, यहाँ भी बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिल सकते हैं जो कि इंडिया में अवेलेबल नहीं है। बायोग्राफीज मिल सकती है, मेमोयर्स मिल सकते हैं और ट्रैवल अकाउंट्स मिल सकते हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। अच्छा, पर्सनल रिकॉर्ड्स की क्या इंपॉर्टेंस है? देखिए, बहुत सारे ट्रैवलर्स आए होंगे, ट्रेडर्स आए होंगे, मिशनरीज आए होंगे, सिविल सर्वेंट्स होंगे, उन्होंने अपने अकाउंट्स छोड़े होंगे। और इसमें सबसे पहले कौन आए थे? मिशनरीज। इनका क्या काम हुआ करता था? क्रिश्चियनिटी फैलाना, मतलब क्रिश्चियनिटी के बारे में लोगों को एजुकेट करना और उन सब के बारे में बताना। अब हमारा जो पर्पस है ना एग्जाम से रिलेटेड, देखो मैं एक बार क्लियर कर देती हूँ, आपसे डायरेक्टली ये सवाल एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन आपका बैकड्रॉप बनने के लिए ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर कुछ फैक्ट आएंगे तो मैं आपको साथ साथ फैक्ट याद करा दूंगी, और अगर मुझे कहीं ऐसा लगेगा आपको ये चीज इंपॉर्टेंट याद रखनी है तो आई विल पुट एम्फेसिस ऑन इट। तो आपको बस ध्यान देनी है चीजें। चलिए, अब हम ट्रैवल अकाउंट देखें तो कुछ बहुत फेमस ब्रिटिश ट्रैवलर्स भी रहे होंगे जो ट्रैवल अकाउंट्स दे के गए होंगे, जैसे जॉर्ज फोस्टर हैं, बेंजामिन हाइन हैं, जेम्स बर्नीज हैं। तो ये सब ऐसे लोग रहे होंगे जो आए होंगे इंडिया में, यहाँ के बारे में पढ़ा, देखा, लिखा होगा और वापस चले गए होंगे। कुछ नॉन ब्रिटिश ट्रैवलर्स भी हैं, विक्टर जैकमेंट, कैप्टन लियोपोल्ड, विलियम मूक्रॉफ्ट, ये सब। अब न्यूज़पेपर्स जनरली तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। 1780 में, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, जेम्स ऑगस्टस हिकी ने पहला न्यूज़पेपर इंडिया का पब्लिश किया था, जिसका क्या नाम था? द बंगाल गैजेट, रट लो बिल्कुल, और कैलकाटा जनरल एडवर्टाइजर। इसके बाद बहुत सारे पब्लिकेशंस आए, जैसे कि कैलकाटा गैजेट 1784 में, मद्रास कुरियर 1788 में, बॉम्बे हेराल्ड 89 में, ओरिएंटल मैगजीन ऑफ कैलकाटा और कैलकाटा अम्यूजमेंट 1785 में। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? 1780, जेम्स ऑगस्टस हिकी। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स देखो, प्रेस एक्ट आया 1835 में, जो कि कंटिन्यू रहा 56 तक। इसने काफी एनकरेज किया था डेवलपमेंट किस चीज का? न्यूज़पेपर्स का। जैसे हिंदू और स्वदेश मित्रन किसके थे? जी सुब्रमण्यम अय्यर। केसरी और मराठा किसके थे? वेरी इंपॉर्टेंट, बाल गंगाधर तिलक। बंगाली, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। अमृत बाजार पत्रिका, सिसिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष। सुधारक, गोपाल कृष्ण गोखले। इंडियन मिरर, एन सेन। वॉइस ऑफ इंडिया, दादा भाई नरोजी। हिंदुस्तान एंड एडवोकेट, जीपी वर्मा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैच द फॉलोइंग में पूछ सकता है। इनमें से कौन सा गलत मैच है ये पूछ सकता है, कौन सा सही मैच है ये पूछ सकता है। तो कुछ आपके यहाँ से इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स प्रिपेयर हो गए। कुछ फॉरेन पब्लिकेशन देखो, अब जो इंडियन नेशनलिस्ट थे या रेवोल्यूशनरीज थे वो बाहर भी तो रहते थे, तो वहां पे न्यूज़पेपर्स और जर्नल्स पब्लिश करते थे। जैसे इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, लंदन में था ये, श्यामजी कृष्ण वर्मा का था। वंदे मातरम किसका था? पेरिस में मैडम कामा का। तलवार कहाँ पे था? बर्लिन, वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय। और गदर, वेरी फेमस, सैन फ्रांसिस्को, लाला हरदयाल। याद होनी चाहिए आपको ये सब बातें। अब ऐसे ही कुछ क्रिएटिव लिटरेचर है। इंडियन पोएट्री ने काफी नयापन अज्यूम किया अलग अलग किस्म के एक्सपेरिमेंट करके। मोहम्मद इकबाल उर्दू के थे, शंकर कुरूप मलयालम के थे, सुब्रमण्यम भारती तमिल नेशनलिस्ट पोएट थे जो इस पीरियड से रिलेटेड हैं। नॉवल भी एक सोर्स था। इंडो यूरोपियन कॉन्टैक्ट जो हुआ, भाई जब यूरोपियंस यहाँ पे आएंगे, हमारे ऊपर राज करने आए थे वो लोग, तो वो इंटरमिंगलिंग तो होगी ही होगी। तो नॉवल एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट उभर के आया लेटर हाफ में 19th सेंचुरी के। जो पहले इंपॉर्टेंट राइटर थे इस पीरियड के, वो कौन थे? वेरी फेमस बंगाली नॉवेलिस्ट बंकिम चंद्र चैटर्जी। इनकी नॉवेल्स ज्यादातर हिस्टोरिकल होती थी और इनकी सबसे फेमस नॉवल कौन सी है? आनंद मठ। और इसमें ही पाया जाता है क्या? वंदे मातरम, जो कि हमारा नेशनल सॉन्ग है, और इसी में बताया गया है सन्यासी रिवोल्ट को आनंद मठ में। तो ये आपको दो बातें बहुत ध्यान रखनी है। प्रेमचंद बहुत फेमस है, हम सबको पता है, ये नॉवेलिस्ट थे और शॉर्ट स्टोरी लिखते थे हिंदी और उर्दू में। इनकी कुछ फेमस नॉवेल्स के नाम देख लीजिए, रंगभूमि, गोदान, सेवा सदन, प्रेमाश्रय। और ये कुछ शॉर्ट स्टोरीज भी लिखते थे जैसे कफन, पूस की रात, एटसेट्रा। शॉर्ट स्टोरीज रविंद्रनाथ टैगोर की भी काफी फेमस थी, जैसे पोस्टमास्टर काबुली वाला। अब पेंटिंग भी एक इंपॉर्टेंट सोर्स होती है किसी भी पीरियड का हिस्ट्री कल्चर बताने के लिए। तो कंपनी पेंटिंग्स कौन सी होती थी? कंपनी पेंटिंग्स, जिनको हम पटना कलाम भी बोलते हैं, ये किसके पैटर्नेज में उभर के आई? ईस्ट इंडिया कंपनी के। कंपनी पेंटिंग्स जो यूज हुई है वो नॉन हिस्टोरियंस ने एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंडियन पेंटिंग के लिए यूज किया है, जो यूरोपियंस के लिए क्रिएट की जाती थी। अब जो चीज यूरोपियंस के लिए बनेगी वो किसके हिसाब से बनेगी? उन्हीं के हिसाब से बनेगी। तो इसमें डिजायर और चॉइस किसका था? यूरोपियंस का।
तो कंपनी पेंटिंग्स का डेवलपमेंट कैसे हुआ? एक टाइम था जब मुगल और राजपूत पेंटिंग्स का जो शौक था या जो उभर के वो आ रही थी वो कम हो गया। इंडियन आर्टिस्ट को रिक्रूट किया गया, किसने? ईस्ट इंडिया कंपनी ने, और इन्होंने ब्लूप्रिंट बनवाया रेलवे प्रोजेक्ट का और नेचुरल हिस्ट्री सर्वे का। अराउंड 1760 बहुत सारे पेंटर्स जो थे वो माइग्रेट कर गए मुर्शिदाबाद से पटना। तो जो हेडक्वार्टर बन गया ना आर्ट सेंटर्स का, वो पटना बन गया 18th सेंचुरी आते आते। रिवोल्ट ऑफ 1857 के फोटोग्राफ्स आने लगे, स्टेंसिल्स आने लगे, कार्टून्स बनने लगे। ऐसे ही कालीघाट पेंटिंग आई जो आज भी बहुत फेमस है 19th सेंचुरी में, जिसमें माइथोलॉजिकल फिगर्स के साथ साथ ऑर्डिनरी लोग भी होते थे। फिर 1857 के बाद आर्ट स्कूल्स कहाँ कहाँ खुले? बॉम्बे में खुले, मद्रास में खुले। उनका टीचिंग मेथड, उनका करिकुलम, ये सब किस चीज के ऊपर बेस्ड था? ब्रिटिश रॉयल अकेडमी के ऊपर। इंडियन स्टूडेंट्स ने नए आर्ट को समझा, ऑयल कलर्स यूज करे। इन्हीं में से बहुत इंपॉर्टेंट और सबसे फेमस थे नंदलाल बोस और राजा रवि वर्मा। इन्हीं सबसे राइज होता है बंगाल स्कूल, जिसको लीड कर रहे थे अबिंद्रनाथ टैगोर। ये नेफ्यू थे किसके? रविंद्रनाथ टैगोर के। E.B. हेवल, जिन्होंने आर्ट स्कूल ज्वाइन किया था कैलकाटा का एज प्रिंसिपल। आनंद केंटिश कुमारस्वामी, ये एक इंपॉर्टेंट तमिल पॉलिटिकल लीडर थे श्रीलंका में, उनके बेटे थे। इन सब ने काफी इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले किया। अब हम देखेंगे मेजर अप्रोचेस। देखो, अप्रोच का मतलब क्या होता है? हम सबकी लाइफ में अपनी एक अप्रोच होती है, एक नजरिया होता है चीजों को देखने का। तो ऐसे ही मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को समझने की कन्वीनियंस के हिसाब से 4 अप्रोचेस के अंडर रीड किया जा सकता है। कलोनियल अप्रोच या फिर इंपीरियलिस्ट बोल सकते हैं उसको, नेशनलिस्ट, मार्क्सिस्ट और सबॉल्टर्न। और भी अप्रोचेस हैं जैसे कि कम्युनलिस्ट और कैम्ब्रिज, लेकिन इंपॉर्टेंट ये 4 हैं। आपको सिर्फ हल्का हल्का पता होना चाहिए मीनिंग क्या है। डायरेक्टली क्वेश्चन आने की जो पॉसिबिलिटी है वो बिल्कुल ना के बराबर है। अब कलोनियल अप्रोच क्या है? इसका 2 मतलब है। एक तो ये मतलब है कि ये हिस्ट्री है कलोनियल कंट्रीज की, और दूसरा ये मतलब है कि ये उन चीजों के बारे में बताता है, उस काम के बारे में बताता है जो कलोनियल आइडियोलॉजी से प्रभावित था। ये जो सेकंड सेंस है, इसी सेंस में मैक्सिमम हिस्टोरियंस कलोनियल हिस्टोरियोग्राफी के बारे में लिखते हैं। इस हिस्ट्री के जो राइटर्स हैं फेमस, वो कौन है? जेम्स मिल, माउंट स्टुअर्ट एलिफिंस्टोन, विंसेंट स्मिथ। ये सबसे इंपॉर्टेंट पर्टिनेंट एग्जाम्पल्स हैं कलोनियल राइटिंग के। नेशनलिस्ट अप्रोच क्या है? ये कलोनियल अप्रोच को कन्फ्रंट करने के लिए, चैलेंज करने के लिए उभर के आती है। इसमें वो अप्रोच दिखाई गई है कि लोग कैसे नेशनलिस्ट फीलिंग्स, कैसे जो उनके अंदर का पेट्रियोटिज्म है वो जागता है और लोग एकत्र हो जाते हैं इन द फेस ऑफ रिलीजियस, कास्ट और लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस के बावजूद भी लोग एक साथ आ गए हैं। 19th सेंचुरी के लास्ट क्वार्टर में ये एक साइंटिफिक क्रिटिक उभर के आया था उपनिवेशवाद का। जो कौन होंगे नेशनलिस्ट अप्रोच में? भाई दादा भाई नरोजी, M.G. रानाडे, G.V. जोशी, R.C. दत्त, K.T. तिलांग, G.K. गोखले, D.E. वाचा। मार्क्सिस्ट अप्रोच की बात करें, इंपीरियलिस्ट और कलोनियल अप्रोच जो है उसके ऑपोजिट जो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस थे वो क्या देखते हैं कि क्या कॉन्ट्रडिक्शन है इंटरेस्ट्स में कलोनियल मास्टर्स के और जो सब्जेक्ट हैं उनके, मतलब जिनके ऊपर वो राज कर रहे हैं। और ये कहां से स्टार्ट हुई? 2 बुक्स से, रजनी पालमे दत्त की इंडिया टुडे और A.R. देसाई की सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। इन बुक से इस अप्रोच की शुरुआत होती है। फिर आती है हमारी सबॉल्टर्न अप्रोच। ये स्कूल ऑफ थॉट कब आया? 1980s में। और कौन थे इसके लीडर? रानाजित गुहा, जो प्रेजेंट एग्जिस्टिंग हिस्टोरियोग्राफी थी उसके ये आलोचक उभर के आए। इन्होंने कहा कि आप लोगों की आवाज तो सुन ही नहीं रहे हैं, और इसने अच्छी खासी पोजीशन ग्रैब करी पूरे ट्रेडिशन में इंडियन हिस्टोरियोग्राफी के, जहां पे एक एलिटिस्ट बायस था। तो इसका मतलब ये भी बायस्ड है, मतलब ये एक पर्टिकुलर सेक्शन को फेवर करती है। कम्युनलिस्ट अप्रोच की बात करें तो ये कंप्लीटली इस स्कूल, जो ये वाला स्कूल है हिस्ट्री का, ये रिलाय करता है किस चीज में? कलोनियल हिस्टोग्राफी पे, मिडीवल इंडिया की और कलोनियल एरा की टेक्स्ट बुक पे, जहां पे हिंदूज और मुस्लिम्स को एक परमानेंट हॉस्टाइल ग्रुप्स की तरह देखा जाता है, और ऐसा इसमें कहा गया है कि इन दोनों के जो इंटरेस्ट्स हैं वो एक दूसरे से बहुत डिफरेंट हैं और ये दोनों बहुत एंटागोनिस्ट हैं। कितनी गलत अप्रोच है ये जो व्यू था ये
ना कि हिस्टोरियंस की राइटिंग्स में, बल्कि और ज्यादा पाया गया कुछ कम्युनल पॉलिटिकल लीडर्स की बातों से भी। कैम्ब्रिज स्कूल की बात करें तो इंडियन नेशनलिज्म जो था वो स्ट्रगल नहीं था इंडियन पीपल का अगेंस्ट कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन, लेकिन ये इसलिए आया, ऐसा स्कूल ये कह रहा है कि इन लोगों को ये कॉन्फ्लिक्ट में आ गए थे कि बेनिफिट्स जो इनको दिए जा रहे हैं बाय ब्रिटिश रूलर्स वो क्या क्या हैं। फिर आती हैं लिबरल और नॉन लिबरल इंटरप्रिटेशंस। इनके हिसाब से जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हुआ कॉलोनीज का वो बेनिफिशियल नहीं था ब्रिटिश लोगों के लिए। जो अवेलेबिलिटी थी मार्केट की, जो ब्रिटिश इंडस्ट्रियल गुड्स थे कॉलोनियल वर्ल्ड में, और कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो था ओवरसीज मार्केट में, उसने डिस्करेज किया डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट को और डिले कर दिया डेवलपमेंट न्यू इंडस्ट्रीज का ब्रिटेन में। इस स्कूल के प्रोमिनेंट्स हैं पैट्रिक, ओब्रायन, हॉपकिंस और काइन। अब आती है फेमिनिस्ट अप्रोच। सारे डेवलपमेंट्स जो रहे हैं कॉलोनियल से सबऑल्टर्न अप्रोच में, वो ये तो बता ही नहीं पाए कि क्या रोल रहा है और कंट्रीब्यूशन रहा है विमेन का हिस्ट्री में। हमने जितनी भी अप्रोच देखी, देखो औरतों का कहीं जिक्र ही नहीं हुआ। तो जो ये शिफ्ट था, भाई औरतों के बारे में भी आप लिखिए, ये 1970 से स्टार्ट हुआ, जिसने काफी इम्पीटस दिया, जिसकी वजह से विमेन स्टडीज का बहुत आगे हुआ। कॉलोनियल पीरियड में दो जो इंपॉर्टेंट काम उभर के आए विमेन की कंडीशन पे, वो थे द हाई कास्ट हिंदू वुमेन, पंडिता रामाबाई ने लिखी थी, और मदर इंडिया, वेरी फेमस बुक बाय कैथरीन मेयो। ये डायरेक्टली मैच द फॉलोइंग बुक और उनके राइटर्स में भी आ जाता है। इनको इंटरनेशनल अटेंशन मिली थी इन दो किताबों से। यहां से स्टार्ट हुई थी कि चलो भाई थोड़ा औरतों पे भी फोकस कर लो। अब हम देखेंगे एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, मतलब जो विदेशी शक्तियां थीं वो किस तरीके से हमारे देश में आई और उन्होंने क्या क्या किया। तो यहाँ पे भी हमें सिर्फ वो चीजें देखनी है जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और खासकर फैक्चुअल चीजों पे आपको ध्यान देना है। देखिए, जो आपके एग्जाम से रिलेटेड फैक्ट्स हैं वो तो इसमें एक भी नहीं छूटेगा, साथ में आपका कॉन्सेप्ट बने जो कि आपको फर्दर हेल्प करे आपके मेंस एग्जामिनेशन में, इसलिए आपको डिटेल में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखेंगे पोर्चुगीज। अब अगर हम पोर्चुगीज की बात करें तो आपको सबको पता है कि जब वास्को ड गामा इंडिया आए, कब आए थे? कैलिकट में आए थे 16 में 1498 को। कहां से आए थे? केप ऑफ गुड होप से। तो ये काफी इंपॉर्टेंट इवेंट रहा है इंडियन हिस्ट्री में। अब पोर्चुगीज आए क्यों थे? ये आए थे बिजनेस करने, लेकिन इनका हिडन एजेंडा क्या था? इंडियंस को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना, धर्म का प्रचार करने आए थे ये क्रिश्चियनिटी का, और एक मोनोपोली एक्सर्ट करना जिससे कि बहुत प्रॉफिट कमाया जा सके। और उस वक्त जो इनके कंपेटिटर्स थे वो कौन थे? अरब्स। अब जब पोर्चुगीज इंडिया में आते हैं तो वो काफी ट्रेड पे कंट्रोल कर लेते हैं। गुजरात में महमूद बरगा का रूल होता है। इसके अलावा जो नॉर्थ इंडिया था वो छोटी छोटी पावर्स में डिवाइडेड था, और नेवल पावर यहाँ पे थी नहीं। अगर हम बात करें मर्चेंट्स की और शिप ओनर्स की, जो इंडियन ओशन की ट्रेड को डोमिनेट करते थे, पोर्चुगीज से आने से पहले वो पोर्चुगीज की यूनिटी ऑर्गेनाइजेशन को मैच नहीं कर सकते थे। इसी सबका फायदा ये पोर्चुगीज ने उठाया। अब 3 जहाज आए वास्को ड गामा के अंडर। गुजराती सेलर थे अब्दुल माजिद। पूछता है ये क्वेश्चन कि गुजराती सेलर का नाम बताइए जिनके थ्रू वास्को ड गामा इंडिया आए थे। तो आप याद रखेंगे अब्दुल माजिद। कैलिकट पे आए मई 1498 को। हिंदू रूलर जो थे कैलिकट के, जैमोरिन, उस वक्त इन्हें नहीं पता था कि यूरोपियंस की इंटेंशंस क्या है, तो इन्होंने इनको रिसीव किया। अब जब जैमोरिन ने मना कर दिया कि हम मुस्लिम ट्रेडर्स को नहीं हटाएंगे पोर्ट पे से, तो पोर्चुगीज ने फायर ओपन कर दी। पोर्चुगीज ने बहुत एडवांटेज लिया इस सब का, और जो कोचीन और कैलिकट पे एनिमिटी ऑलरेडी चल रही थी, उस सब का एडवांटेज लेते हुए उन्होंने अपना पहला फोर्ट बना दिया। कहां पे? मालाबार रीजन में। 1509 में पोर्चुगीज ने किसको हराया? एक फ्लीट ऑफ शिप्स को हराया जो भेजी गई थी इजिप्ट के गवर्नर ने, जो कि थे ममलुक, और उन्होंने उस आइलैंड को घेर लिया। इन्होंने गोवा पे भी कब्जा कर लिया 1510 में। तो कई बार क्रोनोलॉजी भी याद रखनी चाहिए आपको कि वो पूछ लेगा एनेक्सेशन ऑफ गोवा बाय पोर्चुगीज, तो 1510। 1505 में जो किंग थे पोर्चुगल के, उन्होंने एक गवर्नर अपॉइंट किया इंडिया में 3 साल के टर्म के लिए, और उसको बोल दिया कि आप पोर्चुगीज के इंटरेस्ट को वहां सर्व करो। और ये गवर्नर कौन थे? फ्रांसिस्को डे अल्मीडा।
इनका क्या रोल था? इन्हें कहा गया था कि आप कंसोलिडेट करो पोर्चुगीज की पोजीशन इंडिया में। इनके बाद आए एल्फोंसो डी अल्बुकर्क। ये थे रियल फाउंडर पोर्चुगीज पावर के ईस्ट में। अब आपसे पूछेगा वो रियल फाउंडर कौन थे, तो उसमें फ्रांसिसो डी अल्मीडा का भी नाम लिखा होगा, लेकिन आपको टिक करना है एल्फोंसो डी अल्बुकर्क को। इन्होंने पोर्चुगल के लिए अच्छा खासा स्ट्रेटेजिक कंट्रोल बनाया और वहां पे बेसिस भी बना दिए। इन्होंने गोवा छीन लिया किससे? सुल्तान ऑफ बीजापुर से 1510 में, बहुत आराम से। और जो प्रिंसिपल पोर्ट था जो सुल्तान ऑफ बीजापुर का था, वो पहला बिट था इंडियन टेरिटरी का जो कभी, मतलब अलेक्जेंडर के बाद जो छोटा सा टुकड़ा चाहे जमीन का किसी विदेशी शक्ति के पास गया हो, वो कौन सा था? वो ये वाला पार्ट था जो प्रिंसिपल पोर्ट था। और एक इंटरेस्टिंग फीचर इनके रूल का ये था कि इन्होंने वहां पे सती प्रथा का अंत किया। पोर्चुगीज ने करीब 60 माइल दूर गोवा से ऑक्यूपेशन कर लिया। वेस्ट कोस्ट पे बॉम्बे के दमन एंड दीव तक, जहां तक गुजरात की अप्रोच थी, उन्होंने एक नैरो ट्रैक्ट, एक पतला सा रास्ता, 4 इंपॉर्टेंट पोर्ट्स और हंड्रेड्स ऑफ टाउन्स एंड विलेजेस के साथ कंट्रोल कर लिया। साउथ में उन्होंने चेन ऑफ सी पोर्ट को फोर्ट्रेसेस बना दी, मतलब किलाबंदी कर दी वहां पे। और ट्रेडिंग पोस्ट कौन कौन थे इनके? मैंगलोर, कैनानोर, कोचीन और कैलिकट। अब महमूद शाह जो थे वो रूलर थे बंगाल के। उन्होंने अलाउ कर दिया पोर्चुगीज को कि भाई आप आ जाओ और यहाँ पे फैक्ट्रीज खोल लो। कहाँ कहाँ फैक्ट्रीज खुली? चित्तगोंग में और सतगांव में 1536 में। अकबर की परमिशन से फैक्ट्रीज खोली गई हुगली में और बुंदेल में। किसकी परमिशन से? शाहजहां की। डिक्री मतलब फरमान, ऑर्डर या फिर परमिशन मान लो। और ईस्ट में, ईस्ट कोस्ट में कोई फोर्टिफिकेशन नहीं किया गया। इंडियन शिप्स को के ऊपर तरह तरह के चार्ज लगाए गए। अब इसमें जो कॉटेज वाला बिजनेस था वो काफी प्रोमिनेंट था। इसमें क्या होता था, जो कैप्टन होते थे इंडियन शिप्स के, उनको लाइसेंस लेना होता था या फिर पास लेना होता था। कहां से? जो गोवा का वायसरॉय था वहां से। काली मिर्च, ब्लैक पेपर जो था वो एक्सपोर्ट किया जाता था सबसे ज्यादा मालाबार और कोंकण कोस्ट से। आज भी ये बहुत वैल्यूड है। नॉर्थ वेस्ट इंडिया से पोर्चुगीज जो होते थे वो टाफ्टा लेके जाते थे। ये टाफ्टा सिल्क भी बनती है और क्लॉथ है ये। और छींट, जिसको हम छींट बोलते हैं ना, जिसके ऊपर छोटा 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 प्रिंट होता है, उसको बोलते थे ये लोग चिंट्स। और जटामांसी, जटामांसी क्या होती है आपको पता है? ये हर्ब होती है जो जनरली हेयर ऑयल्स वगैरह में यूज होती है। ये मंगवाई जाती थी बंगाल से। और लैक, क्लव्स, कस्तूरी, ये आता था साउथ ईस्ट एशिया से। पोर्चुगीज ने ये सारे आइटम्स लेने स्टार्ट करे, जैसे कि रोज वाटर, कोरल, कॉपर, मरकरी, वर्मिलियन, सिंदूर को बोलते हैं। जर्मनी, इंग्लैंड से इंडिया तक। और जो मिंटेड कॉइन्स होते थे वो भी लाए जाते थे कोचीन और गोवा में। फिर आते हैं नीनो डा कुन्हा। ये बनते हैं पोर्चुगीज गवर्नर नवंबर 1529 में। और एक साल बाद हेडक्वार्टर जो होता है पोर्चुगीज गवर्नमेंट का इंडिया में शिफ्ट हो जाता है कोचीन से। कहां पे? गोवा। तो आज भी गोवा में अगर हम देखें तो पोर्चुगीज सेटलमेंट्स काफी देखने को मिलते हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है, पहले कौन सा गवर्नर जनरल आया, बाद में कौन सा आया, और कौन सा ईयर में क्या चीज इंपॉर्टेंट हुई। अब अगर हम बात करें अकबर की और पोर्चुगीज की, तो अकबर कुछ पोर्चुगीज क्रिश्चियन ट्रेडर्स से मिले थे जब वो कैम्बे गए थे 1572 में। अकबर ने लेटर भेजा ऑफिशियल्स को गोवा में 1579 में, और उन्होंने बोला कि आप 2 विद्वान को हमारे पास भेज दो। अकबर की रिक्वेस्ट पे 1580 में 2 क्लर्जीमैन फतेहपुर सीकरी आते हैं जो 1583 में लौट जाते हैं। अब अकबर जो था वो जनरली हमने पढ़ा है कि डिस्कशंस करवाता था अपने इबादत खाना में अलग अलग धर्मों के विद्वान लोगों से। अकबर ने फिर सेकंड मिशन बुलाया 1590 में और उसको वापस भेजा 1592 में। तो अब आपको ध्यान रखना है कितने मिशन बुलाए थे? 2 नहीं 3, तीसरा भी आ गया 1595 में। अब जो मिशनरीज थे वो ना तो अकबर को ना ही अकबर के लोगों को क्रिश्चियंस बना पाए थे, मतलब ये कन्वर्ट करने में सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे। जहांगीर और पोर्चुगीज, जहांगीर ने क्या किया? जहांगीर ने बहुत अलाउ कर दिया कि बहुत बड़ा सा आप चर्च बना लो लाहौर में और इसको मेंटेन करो कॉलेजियम के साथ या फिर प्रीस्ट के रेसिडेंस के साथ। 1608 में 20 इनिशिएशन प्लेसेस भी हुई और प्रीस्ट्स को फ्रीडम दी गई कि आप सेम काम करो। कहां पे? पोर्चुगल में भी। 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस आते हैं सूरत। इन्होंने अपने साथ लेके आते हैं एक एप्लीकेशन और एक गिफ्ट लेके आते हैं इंग्लैंड के राजा जेम्स वन से जहांगीर के लिए, और बोलते हैं कि आप प्लीज हमको ट्रेड करने दो। और जहांगीर खुश हो जाता है और उनको काफी वार्म वेलकम करता है, और हॉकिंस से खुश होके जहांगीर उनको मनसबदार भी बना देता है। और अब क्या होता है?
पोर्चुगीज विजिटर्स को नहीं रोक पाता है ये हॉकिंस, ये मुगल कोर्ट को छोड़ देता है कहां पे 1611 में। अब यहां से इनका कंपटीशन स्टार्ट हो गया है, ये अलग अलग मुगल राजाओं की का फेवर विन करने की कोशिश करेंगे। अब पोर्चुगीज का डिक्लाइन कैसे होता है, 17वीं सेंचुरी आते आते पोर्चुगीज का जो कमर्शियल इन्फ्लुएंस था वो चला जाता है। कुछ कुछ ट्रेड फिर भी करते हैं अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी पे, और बहुत से लोग पायरेसी और रॉबरी भी करते हैं। लोकल एडवांटेज जो पोर्चुगीज ने गेन की होती हैं वो कम हो जाती हैं कैसे, जब पावरफुल डायनेस्टीज उभर के आती हैं इजिप्ट में, पर्शिया में और नॉर्थ इंडिया में। जो रिलीजियस पॉलिसीज थी पोर्चुगीज की, जैसे कि जो जिसुट्स एक्टिविटीज करते थे, इससे एक डर का माहौल उभर के आता है। और इन ये जो थे ना, ये एंटागोनिस्ट थे मुस्लिम्स के लिए, और इनकी जो पॉलिसी थी ये कन्वर्जन की, इससे हिंदू भी इनसे नाराज थे। तो मुस्लिम से तो ये पहली इनकी दुश्मनी थी और हिंदू भी इनसे नाराज हो गए। यूनियन जो थी दो किंगडम की, स्पेन और पोर्चुगल, 1580-81 से ये स्मॉलर किंगडम बन गई। स्पेन वॉर में चला गया था इंग्लैंड और हॉलैंड से, तो इसकी वजह से भी पोर्चुगीज मोनोपोली में जो पोर्चुगीज का एकाधिकार टाइप बन गया था इंडिया में, उस पर बहुत इफेक्ट पड़ा। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बस देखिए वो याद रखिएगा आप, एक स्टोरी की तरह सुनने में आपको थोड़ा बैकग्राउंड अच्छे से समझ में आएगा। अब अगर हम बात करें डच की, तो पोर्चुगीज पावर कोलैप्स हो गई। जब स्पेन का कोलैप्स हुआ तो पोर्चुगीज पावर भी कोलैप्स कर गई। कब तक आते आते, मिडिल ऑफ 17वीं सेंचुरी आते आते डच ने उनकी जगह ले ली। अब डच ने फ्लूट शिप बिल्ड करी जो काफी यूनिक और अमेजिंग शिप थी अपने आप में। इनका सबसे बड़ा फीचर क्या था कि ये कंप्लीटली ओन्ड बिजनेस एंटिटी थी। 17वीं सेंचुरी में होलैंड जो था वो एक मेजर सेंटर था अर्ली कमर्शियलिस्ट एक्टिविटीज का यूरोप में। एक्सचेंज बैंक भी खुला था एम्स्टरडैम में 1609 में, और एक क्रेडिट बैंक खुला था एम्स्टरडैम में 1614 में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। ये एक कमर्शियल एंटरप्राइज थी जिसको लेके, जिसकी वजह से, जिसके लिए डच आए ईस्ट की तरफ। कॉर्नेलिस डी हाउटमैन पहले डच थे जो कहां पे आए, सुमात्रा और बैंटम, साउथ ईस्ट एशिया में, याद रखिएगा। मार्च 1602 में एक प्रोक्लेमेशन, एक अध्यादेश टाइप जारी किया गया बाय डच पार्लियामेंट, जिससे ये कंपनी बनाई गई और डच ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम रखा गया वेरिनिग्डे ऊस्ट इंडीश कैंपेन। डच ईस्ट इंडिया कंपनी बेसिकली, टफ नाम है ये। इंडिया में इनके अराइवल के बाद इनकी पहली फैक्ट्री कहां खुली, मसूलीपट्टनम, आंध्र, 1605 में। देखिए मैं आपको अभी एक चीज बता देती हूँ, इन सबकी फैक्ट्रीज आपको याद रखनी है पहली कहां खुली थी, और जब हमारा ये सारा पूरा हो जाएगा आपको कमेंट डाउन करके भी बताना है सब कुछ। अपने नोट्स छोटे छोटे आप साथ साथ बनाते चलिए। अब डच की फैक्ट्रीज कोरोमंडल कोस्ट पे भी थी, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार। 1609 में इन्होंने एक और फैक्ट्री खोल दी पुलिकट में, मद्रास के नॉर्थ में। और इनकी बाकी की फैक्ट्रीज देखिए कहाँ कहाँ थी, सूरत में, बिमलीपट्टनम, कराईकल, चिंसुरा, बरंगर, कासिम बाजार, बालासोर, पटना, नागापट्टनम और कोचीन। आपको ये थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, कई बार वो 5-6 ऑप्शंस दे देगा और आप उनमें कंफ्यूज हो जाएंगे, तो एक बार पढ़ के जाएंगे तो क्वेश्चन ठीक हो जाएगा आपका। और ये पहले क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। 1632 में डच ने क्या किया, पोर्चुगीज को हटाना स्टार्ट कर दिया हुगली रीजन से। 1658 में पोर्चुगीज को हटाया गया श्रीलंका से। किसने हटाया था, डच ने हटाया था। और 1659 में नागपट्टनम, तंजौर के कोस्ट पे जो लोकेटेड है, वो कैप्चर कर लिया डच ने, किससे, पोर्चुगीज से। बहुत सारे प्रॉफिट्स कमाए, इंडियन टेक्सटाइल्स को लेके आए ये यहाँ पे, इंडिगो एक्सपोर्ट किया गया, नील, काफी अच्छा खासा इन्होंने प्रॉफिट कमाया, ओपीएम बेच के, सिल्क, कॉटन, ये सब जावा और चाइना में बेच के। और इन्होंने अप्रोच किया वीवर्स को भी, जो बुनकार थे, ब्रोकर्स के थ्रू। मतलब जितनी भी ये शक्तियां, आप एक बात देखिए, आई हमारे देश में, इन सब ने कितना प्रॉफिट कमाया, मतलब कितना एक्सप्लॉयटेशन किया, ये मतलब देखने की बात है। लेकिन इनमें जो सबसे ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन किया वो किया अंग्रेजों ने ही था। एंग्लो डच राइवलरी। अब क्या होता है, जो इंग्लिश थे, अंग्रेज जो थे, वो भी अपना धीरे धीरे उनका इंपॉर्टेंस बढ़ रहा था ईस्टर्न ट्रेड में। इसकी वजह से क्या हुआ, कमर्शियल इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट होंगे, जाहिर सी बात है, जब एक से ज्यादा लोग एक ही काम के लिए एक जगह पे हैं तो आपस में तो लड़ाई झगड़े होंगे ही। अब जो कमर्शियल राइवलरी थी ना, ये ब्लडी वॉरफेयर में बदल गई, मतलब खून खराबे तक आ गई थी ये। और इसका क्लाइमैक्स कब होता है, डच का और इंग्लिश का, एम्बोयना एक जगह है प्रेजेंट डे इंडोनेशिया में, जहां पे डच ने कैप्चर कर लिया था, जो डच ने कैप्चर किया था पोर्चुगीज से 1605 में, जहां पे उन्होंने 10 इंग्लिश लोगों को और 9 जापानीज को मार दिया। इस इंसिडेंट से काफी दुश्मनी इन लोगों में बढ़ गई, इन दोनों यूरोपियन कंपनीज में। बाद में क्या होता है, एक कॉम्प्रोमाइज होता है 1667 में, जहां पे ब्रिटिशर्स कहते हैं कि हम अपने सारे क्लेम्स इंडोनेशिया से हटा लेंगे।
तो अब यहां के बाद आप देखेंगे कि डच का कहीं नाम जिक्र नहीं आएगा, वो ये जो इंडोनेशिया वाला पार्ट है, सुमात्रा, जावा एंड ऑल, इस पे ही कॉन्सेंट्रेट करके रह जाएंगे। वो वहीं की ट्रेड संभाल लेंगे ब्लैक पेपर, स्पाइसेस में। और जो सबसे इंपॉर्टेंट कमोडिटीज थी जो डच ट्रेड करते थे, जिसमें वो क्या था, सिल्क, कॉटन, इंडिगो, राइस और ओपियम, अफीम। डच का डिक्लाइन हो जाएगा। डच कहां चले गए, बस मलाय आर्किपेलागो में रह जाएंगे ये। और जो तीसरी एंग्लो डच वॉर हुई 72-74 में, जो कम्युनिकेशंस थे सूरत और नए इंग्लिश सेटलमेंट बॉम्बे के, ये कट डाउन हो गए, क्योंकि जो 3 होम बाउंड इंग्लिश शिप्स थी उनको कैप्चर कर लिया था डच फोर्सेस ने। अब इसका बदला लेंगे इंग्लिश, और बदला ऐसा लिया कि डच हार गए। कहां पे, बैटल ऑफ हुगली में, नवंबर 1759। बस आपको ये बात याद रखनी है, बैटल ऑफ हुगली कब हुआ, कौन हारा, कौन जीता, सारे बैटल्स में आपको ये याद रखना है। और बाद में आपको सब कमेंट डाउन करना है, नोट्स टाइप बनाते जाना है आपको, और इससे आपको याद होगा और दूसरों को भी फायदा होगा। अब यहां पे डच का बिल्कुल मतलब अब डच का कोई नाम आएगा नहीं आगे। अब हम बात करें अगर इंग्लिश की, द मोस्ट एक्सप्लॉयटर्स। 16th सेंचुरी आते आते एशियन गुड्स यूरोप पहुंच चुके थे, ट्रेड बहुत प्रॉफिटेबल थी, तो ये इन्होंने सोचा हम क्यों पीछे रहे, हम भी चलेंगे। 1599 में मिल्डन हॉल एक एडवेंचरस मर्चेंट था जो इंडिया में आता है। दिसंबर 31, 1600, वेरी इंपॉर्टेंट डेट, जो ये एलिजाबेथ वन थी, इन्होंने एक चार्टर इशू करा। चार्टर में क्या बोला इन्होंने कि एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट दे रही हूं मैं, किसको, एक कंपनी को जिसका नाम है गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। 15 साल की मोनोपोली दी गई थी, जो बाद में 1609 में इनडेफिनेटली एक्सटेंड कर दी गई थी। एक फीचर था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कि इनकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत कंफर्टेबल थी। 24 इन्वेस्टर्स थे, मतलब एक कंपनी बनानी है तो आपको पैसा डालना है, जिनका इलेक्शन होता था हर साल, और जनरल मीटिंग होती थी शेयर होल्डर्स की। इनिशियल इनका क्या था, क्या होगा, ट्रेड। इनका फोकस सारा स्पाइस ट्रेड पे था, स्पेशली जो आइलैंड्स थे जहां पे पेपर और स्पाइसेस आते थे, इंडोनेशियंस थे। ये इनका इनिशियल एम था। और देखिए आए ये क्या इनिशियल एम के साथ थे और ये करके क्या क्या गए यहाँ पे। हॉकिंस और थॉमस रो, कैप्टन हॉकिंस हमने ऊपर देखा था, अभी आए थे जहांगीर के कोर्ट में, अप्रैल 1609 में आ चुके थे ये, लेकिन इनका जो मिशन था वो नहीं सक्सीड हो पाया था। कौन अपोजिशन में था, पोर्चुगीज थे। तो ये जो थे ये आगरा से चले गए थे नवंबर 1611 में। मतलब हॉकिंस पहले थे तो जो इंग्लिश पर्सन आए थे जहांगीर के कोर्ट में, लेकिन कोई खास इससे फायदा हो नहीं पाया था। और ये कैप्टन हॉकिंस ही थे जिन्होंने मतलब जहांगीर के लिए गिफ्ट्स वगैरह लेके आए थे, और जहांगीर ने इनको इंग्लिश खान की उपाधि भी दी थी। अब 1615 में क्या हुआ, सर थॉमस रे आते हैं एम्बेसडर बनके जहांगीर के ही कोर्ट में, और 16-19 फरवरी तक ये यहीं पे रुकते हैं। इनका भी कोई खास सक्सेसफुल तो नहीं रहे थे ये कमर्शियल ट्रीटी सक्सीड करने में, लेकिन इनको काफी सारी प्रिविलेजेस, अधिकार टाइप मिल गए थे। इनको एक परमिशन मिल गई थी कि फैक्ट्री लगा सकते हैं आगरा, अहमदाबाद और भरूच में। अब यहां से ट्रेड एक्सपेंशन होता है ब्रिटिश का। 1623 तक आते आते सूरत और मसूलीपट्टनम के अलावा भरूच और अहमदाबाद में भी फैक्ट्री खोल दी गई थी। 1640 में ब्रिटिश ने मद्रास छीन लिया चंद्रगिरी के राजा से। सेंट जॉर्ज फोर्ट बनाया गया और इसके अंदर फैक्ट्री बनाई गई। अब ये फैक्ट्री का मतलब आपको पता होगा अच्छे से, यहाँ कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, ये एक वेयर हाउस की तरह है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और उसकी अकेलाबंदी कर देते थे। बॉम्बे जो था वो किंग चार्ल्स को गिफ्ट मिल गया था दहेज में। देखिए पूरा का पूरा बॉम्बे दहेज में मिल गया। किंग पोर्चुगल के राजा थे, उनकी जो बेटी थी पोर्चुगीज की प्रिंसेस कैथरीन, इनकी शादी हुई थी इनसे 1662 में, तो बॉम्बे तो इनको ऐसे ही मिल गया दहेज में। अब बॉम्बे जो था हेडक्वार्टर बनाया गया, फिर वेस्टर्न प्रेसिडेंसी जो थी सूरत से उसको बॉम्बे लाई गई 1687 में। बंगाल में कैसे पैर जमाए इन्होंने, शाह शुजा जो था सूबेदार था बंगाल का 1651 में, इन्होंने कह दिया इंग्लिश को कि आप ट्रेड कर लो और हमें साल का 3000 रुपए दे दो, सारी ड्यूटीज हम आपको दे देते हैं, आप हमें 3000 रुपए साल के दे दो। तो फैक्ट्री स्टार्ट कर दी इन्होंने हुगली में 1651 में, कासिम बाजार में, पटना में, राजमहल में। 1698 में क्या होता है, इंग्लिश को परमिशन मिल जाती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाली लाइन, 3 गांव की जमींदारी राइट्स इनको मिल जाते हैं, सूतानीति, गोविंदपुरा और कालीकटा कालीघाट, और 1200 रुपए में। यहां से मतलब स्टार्ट हो, समझ लीजिए आप, इंग्लिश का एकाधिकार इंडिया पे धीरे धीरे यहां से स्टार्ट होगा। जो ये फोर्टिफाइड सेटलमेंट बनाया गया इसका नाम था फोर्ट विलियम।
1700 में ये सीट बनता है प्रिंसिपल ईस्टर्न प्रेसिडेंसी की। और इसके पहले प्रेसिडेंट कौन बनते हैं? सर चार्ल्स आयर। ये बातें आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है, पर्टिकुलरली 2 लाइन इंपॉर्टेंट है। 1717 में क्या होता है? एक इंग्लिश मिशन आता है जिसके लीडर थे जॉन सरमन। ये मुगल एम्परर फर्रुखशियार के कोर्ट में भेजते हैं और इनको यहाँ पे 3 फरमान मिल जाते हैं। वैल्यूएबल प्रिविलेज मिल जाती है बंगाल, गुजरात और हैदराबाद में। और जो फरमान था इसको कंसिडर किया गया मैग्ना कार्टा कंपनी का। इसकी टर्म्स देख लीजिए एक बार क्या थी। बंगाल में कंपनी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेगी उसको एडिशनल कस्टम ड्यूटीज नहीं देनी पड़ेंगी, बस 3,000 रुपए जो साल का पेमेंट देना है, पहले जो हमने देखा बस यही देना है। कंपनी को परमिशन मिल गई थी कि आप और ज्यादा लैंड्स ले लो रेंट पे। हैदराबाद में कंपनी ने अपनी एग्जिस्टिंग प्रिविलेजेस रिटेन कर ली कि भाई आपको प्रिवेलिंग रेंट देना है जो मद्रास में है वही बस। सूरत में 10,000 रुपए एनुअल पेमेंट पे, साल की पेमेंट पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने सारी ड्यूटी से अपने आप को छुट्टी करवा दी। मतलब आप देखिए मुगल एम्परर्स यहाँ कितने समझदार हैं जो ये सब उनको दिए जा रहे हैं। अब ये भी हुआ कि जो कॉइन्स हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के जो बॉम्बे में मिंट हो रहे हैं, ये थ्रू आउट करेंसी बनी रहेगी मुगल एम्पायर में। मतलब कितनी बेवकूफी भरा स्टेप है ये। अब ट्रीटी ऑफ मैड्रिड होती है एक 1630 में। मैड्रिड स्पेन, ब्रिटिश और पोर्चुगीज के बीच में मतलब खत्म हो जाती हैं हॉस्टिलिटीज, मतलब जो इनकी दुश्मनी थी ये इससे खत्म हो जाती हैं। 1634 में एक सेकंड एग्रीमेंट होता है किस किस के बीच में? चेयरमैन ऑफ इंग्लिश फैक्ट्रीज सूरत में और पोर्चुगीज का जो वाइसरॉय था गोवा में, उनके बीच में। वो ये डिसाइड करते हैं कि देखो लड़ाई झगड़ा बहुत हो गया, अब हम एक दूसरे को असिस्ट करेंगे इंडिया से रिलेटेड लीगल मैटर्स में। 1654 में पोर्चुगीज एक्सेप्ट कर लेते हैं अथॉरिटी ब्रिटिश की और एक ट्रीटी साइन कर देते हैं 1661 में, और ये दोनों मिल जाते हैं अगेंस्ट डच। बस 1795 में ब्रिटिश जो है डच को भगा देते हैं इंडिया से। तो इस तरीके से ये काम चलता रहता है। अब हम अगर बात करें फ्रेंच की, तो लुई की रेंज, ये एक किंग थे फ्रेंच के, लुई 14। इनके शासनकाल में जो किंग का फेमस मिनिस्टर था कॉलबर्ट, इसने फाउंडेशन ले किया कैंपेन डेस इंडेस ओरिएंटल्स, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको बोला गया 1664 में। 1667 में फ्रेंकोइस कैरन इंडिया आते हैं, फैक्ट्री लगाते हैं सूरत में। मरकरा एक पर्शियन थे जो इनके साथ आए थे, एक और फैक्ट्री लगाते हैं मसूलीपट्टनम में 1669 में। एक इनको पेटेंट मिल जाता है, मतलब वही सेम फरमान टाइप मिल जाता है गोलकुंडा के सुल्तान से। 1673 में फ्रेंच जो है उनको परमिशन मिल जाती है फ्रॉम शाइस्ता खान, बंगाल के सूबेदार थे ये, कि आप एक टाउनशिप टाइप बना लो चंद्रनगौर नियर कैलकाटा में। 1673 में शेर खान लोधी जो थे गवर्नर थे वालीकोंडापुरम के, बीजापुर के सुल्तान के अंडर, ये फ्रैंकोइस मार्टिन को जो डायरेक्टर थे मसूलीपट्टनम फैक्ट्री के, ऐसे एक साइट दे देते हैं फॉर सेटलमेंट, दैट इज पुडुचेरी। पौंडीचेरी का चार्ज लेने के बाद 1674 में फ्रैंकोइस मार्टिन इसको एक इंपॉर्टेंट प्लेस के तौर पे डेवलप करते हैं। आज भी अगर पौंडीचेरी जाएंगे आप तो पूरा फ्रेंच सेटलमेंट्स के ही बेसिस पे बना हुआ है, और इसकी वजह से फ्रेंच का स्ट्रॉन्ग होल्ड इंडिया में बन जाता है। अब फ्रेंच का रीऑर्गेनाइजेशन होता है। फ्रेंच जो थी कंपनी, ये पैसे से थोड़ा वीक थे, पर इनका रीऑर्गेनाइजेशन होता है 1720 में, तो इनका थोड़ा सा पोजीशन बढ़ जाती है। ये मॉरिशस को कैप्चर कर लेते हैं 1721 में। इसके बाद क्या होता है, 2 बड़े एक्टिव और होशियार गवर्नर्स आते हैं, लेन्योर और डुमास। इन्होंने काफी रेज किया था इंपॉर्टेंस फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का। अब सेम फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का भी जो इनिशियल टारगेट था वो क्या था? ट्रेड, व्यापार। पर उनके पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव स्टार्ट हो जाते हैं 1742 में, जब डुप्ले को गवर्नर ऑफ पौंडीचेरी बनाया जाता है। 1746 में मद्रास कैप्चर कर लेते हैं फ्रेंच। अब अगर हम बात करें कार्नाटिक वॉर्स की, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इनका ईयर आपको पता होना चाहिए और बेसिक कुछ टर्म्स इनके बारे में आपको पता होनी चाहिए। कार्नाटिक किसका नाम था? कार्नाटिक नाम दिया था यूरोपियंस ने कोरोमंडल कोस्ट को और हिंटरलैंड को, मतलब उस वाले पर्टिकुलर एरिया को। पहला जो कार्नाटिक वॉर होता है वो जो इंग्लिश थे और जो फ्रेंच थे ना, इनकी दुश्मनी चल रही थी यूरोप में। ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन की वजह से इनकी दुश्मनी ऑलरेडी चल रही थी, उसी का असर इंडिया में देखा गया पहला कर्नाटिक वॉर के रूप में 1740 से 1748। वेरी इंपॉर्टेंट, ईयर याद रखना। किस वजह से लड़ाई होती है? स्ट्रगल स्टार्ट होता है सक्सेशन का किसके पोस्ट पे? नवाब ऑफ कर्नाटक की पोस्ट में। इनडायरेक्टली जो पावर होती है
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वो फाइट कर रहे होते हैं। फ्रेंच पावर इस वक्त डोमिनेट कर रही होती है पूरे टाइम इस वॉर में। तो जो वॉर ऑफ सक्सेशन है ऑस्ट्रिया का, वो कब शुरू हुआ? 1740 में। इंग्लिश और फ्रेंच जो थे वो ऑलरेडी फाइट कर ही रहे थे यूरोप में भी, उन्होंने सोचा चलो यहां भी लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। इस टाइम पे फ्रेंच के गवर्नर जो थे पौंडीचेरी के, वो थे डुप्ले, और इंग्लिश गवर्नर मद्रास के कौन थे? मोर्स। पहला कार्नेटिक वॉर 1748 में एंड हो जाता है, ट्रीटी साइन होती है एक्स ला शैपेल, और इससे ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन को भी विराम लगता है। इस ट्रीटी के अनुसार मद्रास को वापस दिया जाता है इंग्लिश को, जो इन्होंने फ्रेंच ने कब्जा लिया था, और फ्रेंच को, मतलब इंडिया में तो ये वापस कर रहे हैं इंग्लिश को एक पर्टिकुलर जगह, और फ्रेंच को क्या मिलता है? फ्रेंच को अपनी टेरिटरीज मिलती है वहां पे नॉर्थ अमेरिका में। तो ऐसे इस ट्रीटी का टर्म चलता है। सेकेंड कर्नाटिक वॉर 49 से 1754 तक। अब इसका बैकग्राउंड क्या था? इसका बैकग्राउंड था यहीं पे दुश्मनी इनकी चल रही थी। अब ब्रिटिश और फ्रेंच ने पार्टिसिपेट किया था ओपनली वॉर ऑफ सक्सेशन हैदराबाद और कर्नाटका में। वॉर ऑफ सक्सेशन का मतलब आप समझ रहे हैं ना, मतलब उत्तराधिकार का युद्ध। ब्रिटिश ने सपोर्ट करा नासिर जंग को हैदराबाद में और अनवरुद्दीन को कर्नाटका में, और फ्रेंच ने सपोर्ट करा मुजफ्फर जंग को हैदराबाद में और चंदा साहिब को कर्नाटका में। इनिशियल डिफीट होती है फ्रेंच आर्मी की, और डुप्ले के जो स्ट्रेटेजिक डिसीजंस होते हैं उसकी वजह से कंपनी को बहुत हैवी प्राइस पे करना पड़ता है, जिसकी वजह से डुप्ले को हटा देती है कंपनी और गॉडियो को गवर्नर बना देती है। 1755 में एक ट्रीटी साइन होती है, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी, ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में। लेकिन इसका कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि 1755 में एक 7 साल का युद्ध छिड़ जाता है फ्रांस और इंग्लैंड में। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि पहली कर्नाटिक वॉर में कौन सी ट्रीटी साइन हुई, दूसरी में कौन सी ट्रीटी साइन हुई, और तीसरी में कौन सी साइन हुई। थर्ड कर्नाटिक वॉर 1758 से 1763। 1758 में फ्रेंच आर्मी, काउंट डे लैली अब आ गए हैं गवर्नर, कैप्चर कर लेती है इंग्लिश फोर्ट्स, अंग्रेज के जो किले थे सेंट डेविड और विजयनगरम 1758 में। अब भाई इंग्लिश को तो गुस्सा आएगा ही, इंग्लिश हो जाते हैं ऑफेंसिव, और वो अच्छा खासा नुकसान दे देते हैं फ्रेंच फ्लीट को अंडर एडमायरल डियाश एट मसूलीपट्टनम। थर्ड कर्नाटिक वॉर किस लिए इंपॉर्टेंट है? बैटल ऑफ वांडीवॉश के लिए, जो कब लड़ा गया? जनवरी 22, 1760। वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार बनाओ। कौन जीता? इंग्लिश। ये वांडीवॉश होता है, ये जगह है कहां पे? तमिलनाडु में। जनरल आयर कूट होते हैं अंग्रेजों की तरफ से, जो फ्रेंच आर्मी होती है काउंट थॉमस आर्थर डे लिली को एकदम उखाड़ के फेंक देते हैं। पौंडीचेरी जो है वो गैलेंटली डिफेंड की जाती है बाय लैली फॉर 8 months, पर वो फिर सरेंडर कर देते हैं जनवरी 16, 1761 को। अब जिंजी भी चला जाता है, ये जगह है सब, माही भी चला जाता है। फ्रेंच पावर जो है वो काफी नीचे पहुंच जाती है। लैली जो होते हैं उनको प्रिजनर ऑफ वॉर बना लिया जाता है लंदन में, लेकिन फिर उनको फ्रांस में भेज दिया जाता है, जहां पे उनको फिर से इंप्रिजन किया जाता है और फिर वहां पे उनको मृत्युदंड दे दिया जाता है 1766 में। इसमें कौन सी ट्रीटी साइन होती है? ट्रीटी ऑफ पीस ऑफ पेरिस 1763। इसके थ्रू क्या होता है, जो फ्रेंच फैक्ट्रीज होती हैं इंडिया में उनको रिस्टोर करवा दिया जाता है, लेकिन जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है फ्रेंच का बिल्कुल डिसअपीयर हो जाता है आफ्टर द वॉर। अच्छी खासी बेइज्जती इनकी और हो चुकी होती है, तो इसलिए अब ये भी हट गए हैं। अब देखिए आप इंग्लिश कैसे उभर के आ रहे हैं। अब डांस की बात करें तो जो डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो 1616 में आई थी, और 1620 में उन्होंने अपनी फैक्ट्री लगाई थी कहां पे? ट्रैंक्विबोर, तंजौर के पास। इनका प्रिंसिपल सेटलमेंट सीरमपुर में था, कैलकाटा के पास, और इतनी इंपॉर्टेंट ये उस वक्त नहीं थी। ये अपनी फैक्ट्रीज बेच देते हैं ब्रिटिशर्स को 1845 में। बेसिकली इनका ज्यादा जो काम था, मतलब इनका ट्रेड में कोई खास इंटरेस्ट नहीं था, ये धर्म प्रचार के लिए यहाँ पे आते हैं, मतलब कॉमर्स ज्यादा इनको मिशनरी एक्टिविटीज में इंटरेस्ट था। तो ये हमने देखा कैसे एडवेंट हुआ फॉरेन पावर्स का इंडिया में, और बस आपको ये ध्यान रखना है जो मैंने आपको बताया अभी, वॉर्स का और उनसे रिलेटेड ट्रीटीज का। देखिए अब होता क्या है, हम देखेंगे इंडिया ऑन द ईव ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट। मतलब जब ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट इंडिया पे हो रहा है, जिस टाइम पे ब्रिटिशर्स अपने वहां पे सेटलमेंट्स बना रहे हैं और धीरे धीरे चीजें कर रहे हैं, तब इंडिया की क्या स्टेट थी उस वक्त? पहली चीज तो ये मुगल्स का पतन होता जा रहा था, डिक्लाइन हो रहा था। पहला हाफ जो था 18th सेंचुरी का, वहां पे मुगल्स का डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया था। अब जिस एम्पायर ने रूल किया इंडिया पे 2 centuries तक, वो मुश्किल से
आप देख लीजिए 250 माइल्स लंबी और 100 माइल्स वाइड शेप में एक स्क्वायर स्ट्रिप में रह के डिस्ट्रॉय हो गई थी। औरंगजेब का जो शासनकाल आया था वहां से शुरुआत होती है अंत की, बिगिनिंग ऑफ द एंड। मोहम्मद शाह ने रूल तो किया देखिए 29 ईयर्स तक, लेकिन कोई खास वो कुछ कर नहीं पाया क्योंकि वो एक इनकेपेबल राजा था। ही वॉज एन इनकॉम्पेटेंट रूलर। अब मुगल्स के पास चैलेंजेस क्या क्या थे भाई? क्यों, देखिए यहां पे एक वर्ड यूज हुआ है माइटी मुगल्स। ये माइटी मुगल्स इस तरीके से डिक्लाइन क्यों हो गए? तो कुछ चैलेंजेस फेस किए होंगे इन्होंने। यहां पे सबसे पहली चीज आती है फॉरेन इन्वेजन्स। अब कोई इंटरनली तो स्ट्रेंथ, जब आप इंटरनली वीक होते हैं तो बाहर से भी अटैक होने बहुत आसान हो जाते हैं। नॉर्थ वेस्ट से पर्टिकुलरली बहुत सारे अटैक्स हुए। नादिर शाह एक पर्शियन एम्परर था जिसने लाहौर कॉन्कर कर लिया, मुगल आर्मी को डिफीट कर दिया करनाल में 13 फेब 1739 को। उसके बाद इसने मोहम्मद शाह को भी पकड़ लिया और दिल्ली को लूट किया और कंप्लीटली डिवास्टेट कर दिया। जो पीकॉक थ्रोन था और कोहिनूर डायमंड था प्लस 70 करोड़ रुपीस, सोचिए उस टाइम के 70 करोड़ रुपए, इसको वो सब कुछ चुरा के ले गया यहां से। उसके बाद आया अहमद शाह अब्दाली या फिर अहमद शाह दुर्रानी। ये सक्सेसर था नादिर शाह का और इसने भी इंडिया को बहुत इन्वेड किया 1748 से 1767 तक। बैटल ऑफ प्लासी 1757 में जब जीतने के बाद ब्रिटिशर्स एंटर कर गए बंगाल, तब इसने दिल्ली को कब्जा कर लिया और उसके बाद इसने यहां पे एक अफगान केयरटेकर छोड़ दिया मुगल एम्परर पे ध्यान देने के लिए। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट विक्ट्री थी, ये मूवी भी बनी है, इसमें शायद संजय दत्त रोल प्ले कर रहे हैं अहमद शाह अब्दाली का, आई एम नॉट श्योर, पर हाँ मूवी बनी है एक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट विक्ट्री थी इनके लिए, जिसको बोला था, जिसको हम जानते हैं थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के नाम से। 1761 में मराठास को हरा देता है। अब शिफ्टिंग एलिजियंस ऑफ जमींदार्स एंड जागीरदारी क्राइसिस। अब क्या होता है मिडिवल पीरियड में? हम सबको पता है दो क्लास थी जिनके पास पावर थी। कौन कौन से? जमींदार्स थे और नोबल्स थे। जमींदार जो थे ये हेरिडिटरी ओनर्स थे लैंड के, भाई एक के बाद जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये लोग अपना राइट एंजॉय कर रहे थे हेरिडिटरी बेसिस पे, और इनको बहुत सारे नाम से जानते थे, राइज, राजास, ठाकुर्स, खुट्स, देशमुख्स। इनकी काफी इंपॉर्टेंट प्लेस थी एम्पायर में, क्योंकि ये जो है रेवेन्यू कलेक्ट करते थे और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी देखते थे। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में रेवेन्यू कलेक्ट करते थे और उसके लिए ये सोल्जर्स भी मेंटेन करते थे। अब जो ये नोबिलिटी थी, क्लर्जी क्लास जिसको यूरोपियन देशों में बोला जाता है, ये थे जो कि या तो बड़ी बड़ी जागीर मिली हुई थी इनको, या मनसब्स मिली हुई थी, या फिर इनको अपॉइंट किया गया था एज सूबेदार्स ऑफ मुगल सूबाज, और इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी इस सबको मेंटेन करने की। अब इनमें भी ऑब्वियस सी बात है म्यूचुअल राइवलरी आएगी, जेलसी आएगी, पावर का कंटेस्ट होगा। मतलब मुगल्स तक में तो आ रहा है तो इनमें क्यों नहीं आएगा? तो इससे क्या हुआ, रूल किसका चल रहा है? लेटर मुगल्स का। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप जब जब एब्सेंट होगी, देखिए ये एक बेसिक रूल है, आप हर जगह ध्यान रखिएगा, चाहे आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ लीजिए, चाहे आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ लीजिए, चाहे आप कोई भी हिस्ट्री पढ़ लीजिए, जब जब सेंटर वीक होगा तो यहां से बहुत सारी पावर्स सेंटर की तरफ दौड़ेंगी, तो ये जो बाकी की क्लास होगी ना, ये मजबूत हो जाएगी। तो ये जो है एम्परर की जो प्रेस्टीज होगी उसको कम कर देंगे। तो इसकी वजह से भी जाहिर सी बात है सेंटर को तोड़ने के लिए दौड़ेंगे ये, और अपने हाथ में पावर लेने की कोशिश करेंगे। राइज ऑफ रीजनल स्टेट्स। अब छोटे छोटे स्टेट्स उभर के आएंगे, वही बात है, जब सेंटर वीक होगा तो ये सारे रीजनल स्टेट्स उभर के आएंगे। 1724 में निजाम उल मुल्क डेक्कन के थे ये, और 1740 में जो ईस्टर्न प्रोविंसेस थी बंगाल, बिहार और उड़ीसा की, ये भी दिल्ली के कंट्रोल से बाहर चली गई। सेम चीजें हो रही थी गुजरात में, सिंध में, अवध में। जो इंडिपेंडेंट पठान डायनेस्टी थी रूल कर रही थी फरूखाबाद में और रोहिलखंड में नियर दिल्ली। साउथ में रूल कर रहे थे हैदर अली, इन्होंने मैसूर को काफी इंपॉर्टेंट और पावरफुल बना दिया था। अब जो स्टेट्स उभर के आएंगे, आपको जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और ध्यान रखने हैं, वो कितनी कैटेगरीज में आएंगे? 3 कैटेगरीज में, सक्सेसर स्टेट्स, इंडिपेंडेंट किंगडम्स और न्यू किंगडम्स। सक्सेसर स्टेट्स के तौर पे उभर के आए, पहला हैदराबाद। फाउंडर कौन थे? फाउंडर थे असफ जाह हाउस ऑफ हैदराबाद के किलिच खान, जिनको जाना जाता है निजामुल मुल्क के नाम से। 1 लाइनर क्वेश्चन बन सकता है डायरेक्ट भी। इन्होंने डेक्कन पे कंट्रोल स्थापित किया। 1725 में ये वाइसराय बने और इन्होंने खुद को टाइटल दिया असफ जाह का। पूछ सकता है असफ जाह किसका टाइटल था? सेकंड बंगाल, कौन था फाउंडर बंगाल का? मुर्शीद कुली खान, याद रखना है आपको। ये एक अच्छे खासे केपेबल रूलर थे, अच्छा खासा इन्होंने काम किया बंगाल में, काफी प्रॉस्पेरस बनाया। इनके बाद आए इनके बेटे शुजाउद्दीन 1727 में। उसके बाद उनके सक्सेसर आए
सरफराज खान, इनको मार दिया 1740 में अलीवर्दी खान ने। ये डेप्यूटी गवर्नर थे बिहार के एट घेरिया, जिन्होंने पावर एज्यूम की और अपने आप को एक इंडिपेंडेंट राजा टाइप बना दिया। मुगल एम्प्रेस से इनका कोई लेना देना नहीं था, बस उनको वो सालाना कुछ ट्रिब्यूट दे देते थे। आपको ये बातें याद रखनी है, मैच द फॉलोइंग में भी पूछ सकता है कौन किसका फाउंडर है। अवध, इसका फाउंडर कौन था? सादत खान, जिसको बोलते थे बुरहान उल मुल्क के नाम से भी जानते थे। सादत खान ने सुसाइड कमिट किया था क्योंकि प्रेशर आ रहा था नादिर शाह की तरफ से, जिनको अभी हमने ऊपर देखा, जो इन्वेड कर रहा है बहुत बार इंडिया को, जो काफी ह्यूज बूटी डिमांड कर रहा था इनसे, सादत खान से। फिर इनको सक्सीड किया सफ्दरजंग ने, जो बने नवाब ऑफ अवध। अब कुछ इंडिपेंडेंट स्टेट्स उभर के आए। राजपूत्स ने रीस्टैब्लिश किया अपना इंडिपेंडेंस 18th सेंचुरी में। एक टाइम पे राजपूत्स ने एंटायर टेरिटरी कंट्रोल की थी, कहां से कहां तक? साउथ ऑफ दिल्ली से वेस्टर्न कोस्ट तक। मैसूर की बात करें, यह भी एक काफी इंपॉर्टेंट स्टेट था। इसकी टेरिटरी लोकेटेड थी ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स के एकदम जंक्शन पे। यहां पे राज करते थे वोडियार्स। बहुत सारी पावर्स थी जो इस टेरिटरी में इंटरेस्टेड थी, इस वजह से यहाँ पे कांस्टेंट बैटल्स भी चलते रहते थे। बाद में क्या होता है, ये इसके ऊपर रूल आता है हैदर अली का। हैदर अली एक शार्प कमांडर थे, काफी रिमार्केबल अचीवमेंट थे, मॉडर्नाइज की थी उन्होंने आर्मी, और उसके बेसिस पे इसको काफी पावरफुल स्टेट बनाया था। इन्होंने एक फ्रेंच स्पेशलिस्ट को भी सेटअप किया था यहाँ पे, जिसने आर्सेनल सेटअप किया था और सोल्जर्स को भी ट्रेन किया था वेस्टर्न लाइन्स पे। कांस्टेंट वॉरफेयर में रहते थे ये ब्रिटिशर्स के साथ, और इनका बेटा भी, जिसको हम जानते हैं टीपू सुल्तान के नाम से, हम ऊपर देख चुके हैं सारी वॉर्स। हैदर अली ने डिफीट किया था ब्रिटिश को 1769 में, कहां पे? मद्रास के पास। केरला की बात करें तो 3 स्टेट्स, कोचीन, ट्रावनकोर और कैलिकट, ये तीनों को मिला दो तो आज का केरला बन जाएगा। मार्तंड वर्मा, नाम याद रखना, इन्होंने स्टैब्लिश किया था इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ केरला का, और कैपिटल क्या थी? ट्रावनकोर। इन्होंने अपनी बाउंड्रीज काफी दूर तक एक्सटेंड की थी, कन्याकुमारी से कोचीन तक। इन्होंने अच्छी खासी आर्मी ऑर्गेनाइज की थी वेस्टर्न मॉडल पे, और काफी सारे मेजर्स भी अडॉप्ट किए थे अपने स्टेट को डेवलप करने के लिए। अभी ये जो हैदर अली है, इन्होंने केरला को भी इन्वेड किया था 1766 में, और एनेक्स कर लिया था मालाबार को और कैलिकट को, मैसूर में मिला लिया था। नए स्टेट्स की बात करें तो पहले हैं सबसे इंपॉर्टेंट मराठास। साहू, किसके ग्रैंडसन थे? ये शिवाजी के। ये इनको मुगल्स ने बंदी बनाया हुआ था 19 साल तक। इनको रिलीज किया गया जब औरंगजेब की डेथ हो जाती है 1707 में। अब इनके बीच का जो ओपन स्ट्रगल था, किस किस के बीच में? शाह और ताराबाई के। इनकी जो ताई थी ये कंटिन्यूड रही 1714 तक। इनके एक ट्रस्टेड मिनिस्टर थे बालाजी विश्वनाथ साहू, वो जीत जाते हैं। 1713 में साहू जो हैं वो बालाजी को पेशवा बना देते हैं, और अपने आप को, मतलब उनको कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस नहीं होता, इसलिए वो बालाजी को पेशवा बना देते हैं। नया जो पेशवा था वो काफी कंसोलिडेट करता है मराठा चीफटेंस को, और महाराष्ट्र के काफी पार्ट्स को कंट्रोल करने लगते हैं, काफी स्ट्रेंथन कर देते हैं, मजबूत कर देते हैं मराठा एम्पायर को। और इंटरनल वीकनेसेस जो थी मुगल कोर्ट की, ये इनको रेस भी करते हैं। अब इस अग्रीमेंट के रिजल्ट से क्या होता है, जो सैयद ब्रदर्स होते हैं, सैयद ब्रदर्स जो होते हैं 1719 में, उनकी हेल्प से शाहू को रिकॉग्नाइज किया जाता है एज अ लेजिटिमेट रूलर उनके रीजन का। अब बाजीराव वन जो थे, ये पोस्ट पे आते हैं पेशवा की एट द एज ऑफ 20, अपने फादर की डेथ के बाद, बालाजी विश्वनाथ की डेथ के बाद। बाजीराव कॉन्कर कर लेते हैं मालवा 1728 में, गुजरात 1731 में, बुंदेलखंड को भी कैप्चर करते हैं और डिफीट करते हैं निजाम ऑफ हैदराबाद डेक्कन में। यही है वो जो बाजीराव मस्तानी मूवी में रणवीर सिंह है, वो यही वाले बाजीराव हैं। बाजीराव जो हैं दिल्ली को भी रेड करते हैं 1737 में, और हेल्प मांगते हैं मुगल रूलर निजाम को, मतलब हेल्प बोलते हैं कि आप मेरे को हेल्प करो, लेकिन निजाम को डिफीट कर देते हैं फिर से भोपाल के पास। तो क्या होता है 1740 तक जब उनकी डेथ हो जाती है, तो मराठास जो हैं वो नॉट जस्ट टेरिटोरियल पावर्स, पर उन्होंने काफी अच्छा खासा स्टेटस एक्वायर कर लिया होता है एज एन एक्सपेंशनिस्ट एम्पायर ऑल्सो। अब इनके बाद बालाजी बाजीराव नाना साहेब, ये भी मूवी में दिखाए गए हैं, ये पेशवा बनते हैं 1740 में और रूल करते हैं टिल 1761। किंग शाहू की डेथ के बाद बालाजी बाजीराव रियल और प्रैक्टिकल रूलर बनते हैं मराठा किंगडम के। 14 जनवरी 1761 में तीसरा बैटल होता है पानीपत का मराठास और अफगान्स के बीच में, जिसमें मराठास बहुत बुरी तरह हार जाते हैं। बहुत यंग होते हैं माधवराव, वो मैनेज कर पाते हैं फ्यूचर मराठा का एज अ 6th पेशवा इन 1761 नाना फडणवीस की हेल्प से, लेकिन बहुत ही कम पीरियड के लिए, फॉर जस्ट 11 ईयर्स। प्रीमेच्योर डेथ हो जाती है माधवराव की
पेशवा कंट्रोल करते हैं मराठास को, जो कंट्रोल करते थे, पेशवाई जो थी वो डिसइंटीग्रेट हो जाती है 5 इंडिपेंडेंट स्टेट्स में। देखिए ये आपको याद रखना है कौन कहां के थे, मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आ सकता है। गायकवाड़ बड़ौदा, भोंसले नागपुर, होलकर इंदौर, सिंधी ग्वालियर और पेशवा पूना। मैं आपको वो सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताती चल रही हूँ जहां पे क्वेश्चन बन सकता है, साथ साथ एक स्टोरी बननी बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे आपको आगे वाले पेपर में भी अपने हेल्प मिले। सेकंड आते हैं जाट्स। ये एग्रीकल्चरिस्ट थे, जाट सेटलर्स थे, दिल्ली मथुरा के अराउंड, आगरा के अराउंड रहते थे। ये रिवोल्ट कर देते हैं, विद्रोह करते हैं अगेंस्ट हुम, औरंगजेब। कुछ इनिशियल सेटबैक्स मिलते हैं इनको, उसके बाद चूड़ामन और बदन सिंह सक्सीड होते हैं एक जाट स्टेट सेटअप करने में भरतपुर में। पर सूरजमल के अंडर था जो जाट पावर जो थी वो एकदम जेनिथ पे पहुंची थी। जाट स्टेट काफी डिक्लाइन होती है आफ्टर डेथ ऑफ सूरजमल 1763 में। इसके बाद ये छोटे छोटे पेटी जमींदार्स के तौर पे स्प्लिट हो जाते हैं। फिर है सिख्स। गुरु गोविंद सिंह ने सिख्स को ट्रांसफॉर्म किया था, हम सभी को पता है, एक मिलिटेंट सेक्ट के रूप में, डिफेंस में अपने रिलीजन की और अपने लिबर्टीज की। बंदा बहादुर जो बाद में आते हैं एज ए लीडर ऑफ द सिख 1708 में, ये मारे जाते हैं। अब इन्वेजन हो रहे होते हैं नादिर शाह के और अहमद शाह अब्दाली के, सिख्स फिर से अपने आप को असर्ट करते हैं, अथॉरिटी एक्सर्ट करते हैं। इस स्टेज पे वो अपने आप को 12 मिसल्स में या फिर कॉन्फेडरेसीज में ग्रुप अप कर लेते हैं, जो अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स में रूल करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं किंगडम के। और जो क्रेडिट होता है एक स्ट्रॉन्ग वापस से किंगडम बनाने का, वो किसको जाता है? रंजीत सिंह को। ये सन थे ऑफ महान सिंह, ये लीडर थे किसके? शुकर चकिया मिस के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि ये कौन से मिसल के थे। रंजीत सिंह जो हैं वो कंट्रोल करते हैं एरिया एक्सटेंडिंग फ्रॉम सतलज टू द झेलम। ये कॉन्कर कर लेते हैं लाहौर 1799 में और अमृतसर को 1802 में। ट्रीटी ऑफ अमृतसर होती है ब्रिटिशर्स के साथ। रंजीत सिंह एक्नॉलेज करते हैं कि चलो ठीक है, ब्रिटिश जो हैं वो राइट एक्सटेंड कर सकते हैं ओवर सतलुज टेरिटरीज। रंजीत सिंह की डेथ हो जाती है 1839 में। उनके सक्सेसर्स कोई खास चीजों को इंटैक्ट नहीं रह पाते हैं और ब्रिटिशर्स का कंट्रोल यहाँ पे स्टैब्लिश हो जाता है। अब यहां हम बात करेंगे रोहिलाज और बंगश पठान्स की। जो स्टेट्स थी रोहिलखंड की और किंगडम थी बंगश पठान की, वो एक फॉल आउट था किस चीज का? अफगान माइग्रेशन जो हुआ होगा इंडिया में उसका। अली मोहम्मद खान एडवांटेज लेता है नॉर्थ इंडिया में अथॉरिटी कोलैप्स होने का नादिर शाह के इन्वेजन के बाद, और वहां पे एक छोटी सी किंगडम बना लेता है रोहिलखंड। ये जो एरिया था ये हिमालयन फुटहिल्स का था बिटवीन कुमाऊं और गंगा इन द साउथ। रोहिलाज ये कहाँ के इनहेबिटेंट्स होंगे? रोहिलखंड के। इनको ऐसे इस नाम से जाना जाता था। और ये जो हैं ये और दूसरी जगह में इनके छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं, जैसे कि जाट्स, अवध रूलर्स, फिर मराठास, ब्रिटिशर्स के साथ। अब इंडिया जो है वो एज अ विक्टिम ऑफ डिसऑर्डर पोर्ट्रे किया गया है 14th सेंचुरी में। मतलब इस वाले एरिया को एक डार्क एरा माना जाता है। पहले हाफ में 14th सेंचुरी के जो ओरिजिनल यूनिट थी इंडियन इकोनॉमी की, वो था एक गांव या फिर विलेज कम्युनिटी, जो फिर भी सेल्फ सफिशिएंट था अपनी लोकल नीड्स को फुलफिल करने में। दिल्ली में लैक ऑफ पैटर्नेज होता है ऑफ आर्ट, आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर, तो जो एसोसिएटेड टैलेंट था ये अलग अलग स्टेट्स में मूव कर गया। मैंने बताया ना, जैसे ही सेंटर वीक होता चला जाएगा चीजें खराब होनी स्टार्ट हो जाएंगी। असफुद्दौला ने बनाया था बड़ा इमामदारा इन लखनऊ इन 1784। सवाई जयसिंह ने अ वेल नोन सिटी, पिंक सिटी ऑफ जयपुर, और 5 एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज बनाई थी इंडिया में, इंक्लूडिंग ऑब्जर्वेटरीज ऑफ जयपुर, दिल्ली एंड बनारस। और महाराजा रंजीत सिंह ने बनाया था गोल्डन टेम्पल इन एज अ सिख पिलग्रिमेज इन अमृतसर। तो ये कुछ आर्ट एंड आर्किटेक्चर से रिलेटेड बातें हमने देखी। अब हम देखेंगे एक्सपेंशन और कंसोलिडेशन जो हुआ ब्रिटिश पावर का इंडिया में। कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि जो 1740 ईयर था जब एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल स्टार्ट होता है, जो यूरोप में चल रहा था वॉर ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन, उसी का असर इंडिया में देखा गया था। कुछ बोलते हैं कि 1757 से जब ब्रिटिश ने नवाब ऑफ बंगाल को डिफीट कर दिया प्लासी पे, तब से इनका यहां पे ब्रिटिश का पीरियड स्टार्ट हुआ। कुछों को लगता है कि 1761 से जब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में मराठास बुरी तरह हार जाते हैं बाय अहमद शाह अब्दाली। ये जो सारे क्रोनोलॉजिकल लैंडमार्क्स हैं ये आर्बिट्रेरी हैं, क्योंकि जो पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ उसमें करीब 80 साल लगे कंप्लीट होने में। देखिए कोई भी चीज एकदम से नहीं होती है, और हिस्टोरिकल इवेंट्स जो हैं ये एक पाथ फॉलो करते हैं, इवेंचुअलिटी के साथ ये आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम देखें कि ब्रिटिश सक्सेस के क्या कारण रहे इंडिया में, क्यों ये लोग इतनी स्ट्रॉन्ग पावर उभर के आए, क्यों ये लोग राज कर पाए, तो हम देखेंगे कि इनके पास बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हथियार थे,
मिलिट्री इनकी कमाल की थी और स्ट्रैटेजी इनकी कमाल की थी। डिसिप्लिन वाइज ये लोग बहुत अच्छे थे। अब जब मिलिट्री डिसिप्लिन बहुत अच्छा होगा, और एक और पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जब एक रेगुलर सिस्टम होगा पेमेंट का, सैलरीज का, तो जाहिर सी बात है जब आपको टाइम पे पैसे मिलेंगे, स्ट्रिक्टली एकदम आपकी चीजें फॉलो होंगी, तो जो ट्रूप्स होंगे वो भी लॉयल होंगे। और जो भी इंडियन रूलर्स थे उनके पास इतने पैसे थे नहीं कि वो सैलरीज दे पाए रेगुलरली। अगर हम देखें लीडरशिप बहुत कमाल की, कुछ ऐसे लीडर्स रहे हैं इंग्लिश जिन्होंने बहुत कमाल की लीडरशिप प्रोवाइड की। क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स, एलिफिंस्टोन, मुनरो, डलहाउजी। इंग्लिश के पास एक और एडवांटेज थी क्योंकि इनके पास एक लॉन्ग लिस्ट थी सेकेंडरी लीडर्स की, जैसे कि सर आयरकूट, लॉर्ड लेक, आर्थर वेलेस्ली, जो कॉज और ग्लोरी के लिए लड़ते थे। मतलब इंग्लिश जो लोग होते थे उनमें ये प्रॉब्लम कह लो आप, या उनका कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी कह लो, ये चीज उनमें थी कि उनको अपने देश को बहुत महान दिखाना था और दूसरों को छोटा दिखाना था। तो ये करने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। आप कोई भी हिस्ट्री उठा के पढ़ लो, आपको ब्रिटिशर्स से ज्यादा श्रूड, ब्रिटिशर्स से ज्यादा एक्सप्लॉयटेटिव नेचर किसी का नजर नहीं आएगा। इंडियन साइड पे भी बहुत कमाल के लीडर्स रहे, जैसे कि हैदर अली, टीपू सुल्तान, चिनकुलिच खान, माधोराव सिंधिया, जसवंत राव होलकर। लेकिन इनके पास जो नहीं था वो क्या नहीं था, सेकंड लाइन ट्रेन पर्सनल इनके पास नहीं थे, जो कि अंग्रेज लोगों के पास थे। फाइनेंशियल बैकअप्स, जो कंपनी का इनकम था वो अच्छा खासा था कि अपने शेयर होल्डर्स को भी हैंडसम डिविडेंड्स दे दें और इंग्लिश को भी फाइनेंस कर पाए। जो ये लोग वॉर्स वगैरह लड़ते थे इंडिया में, भाई ये सब बहुत खर्चीली चीजें होती थी, ये आसान नहीं था ये सब करना, बहुत पैसा लगता था इस सब में। और इनकी नेशनलिस्ट प्राइड। अब एक चीज आप यहां पे देखना, जब ये हम में जागेगी तब से ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। जो ये इकोनॉमिकली थ्राइविंग ब्रिटिश लोग थे, ये मटेरियल एडवांसमेंट में बिलीव करते थे, मतलब पैसा, रुपया, पैसा, और आपकी जो चीजें होती हैं, भौतिक चीजें जो होती हैं, और इनको बड़ा प्राउड था कि हमारा जो नेशन है, हम बड़े ग्लोरी वाले हैं और हम बहुत अच्छे से यूनिफाइड रह सकते हैं एक पॉलिटिकल नेशनलिज्म की तरह। तो मटेरियलिस्ट विजन इंडियंस में नहीं थी, ये भी रीजन रहा कि इंग्लिश कंपनी आ गई और हम पे राज कर गई। ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल देखेंगे, बंगाल पे कैसे कब्जा हुआ। देखिए यहां पे आपको एक स्टोरी की तरह चीजें पढ़नी है, मैं फिर बता रही हूं, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो आपको नोट डाउन करनी है। और एक आपको मैं टास्क दे रही हूं यहाँ पे, अभी तक जितने मैंने बैटल्स बताए हैं और जितने बैटल्स हम आगे पढ़ेंगे, आप उन सबकी एक सेपरेट लिस्ट बनाइए, उनका ईयर, कौन हारा कौन जीता, और अगर कोई ट्रीटी साइन हुई तो वो अलग चीज है। ऐसे कॉलम्स करके बना लीजिए, यहाँ पे एक सेक्शन, एक सेक्शन, एक सेक्शन, तो इस तरीके से। और प्लीज कोई भी बनाए वो अपना फोटोग्राफ खींच के कमेंट डाउन कर सकता है, या फिर कमेंट में आप टाइप कीजिए। क्रोनोलॉजिकली बनाइए, ये बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके एग्जाम में, क्योंकि आपको लगेगा एग्जाम से पहले पढ़ के जाएंगे याद रहेगा, ऐसे याद नहीं रहेगा। आप स्टोरी के साथ पढ़ते चलिए, बहुत अच्छे से आपको रिवाइज हो जाएंगी चीजें। अब 1741 में अलीवर्दी खान, ये डेप्यूटी गवर्नर था बिहार का, इसने नवाब जो थे बंगाल के, सरफराज खान, इनको मार दिया एक बैटल में और अपनी पोजीशन सर्टिफाई कर ली। अच्छा खासा पैसा दे दिया मुगल एम्परर मोहम्मद शाह को, जो कि एक इनकॉम्पिटेंट रूलर था ही, हमने देखा था अभी थोड़ी देर पहले। अलीवर्दी खान ने 15 साल रूल किया। डेथ हो जाती है 1756 में, और इनका ग्रैंडसन सिराजुद्दौला, ये अलीवर्दी खान की यंगेस्ट डॉटर का बेटा था, मतलब ये नाना जी थे इनके, सिराजुद्दौला के नाना थे ये, तो ये इनको सक्सीड करता है। अब बहुत इंपल्सिव था नेचर से, एक्सपीरियंस कुछ था नहीं, ये इनसिक्योर फील करने लगा, और ऐसी चीजें, ऐसे वेज में इसने एक्ट किया जो कि काउंटर प्रोडक्टिव साबित हुए। इसने डिफीट किया शौकत जंग को और मार दिया उसको एक बैटल में, और डाइवेस्ट कर दिया घसीटी बेगम को उसके ट्रेजर्स से, और डिसमिस कर दिया मीर जाफर को, और मीर मैदान को इसकी जगह पे प्लेस कर दिया। अब देखो यहीं से स्टार्ट हो जाएगी राइवलरी, यही लोग इसको अपोज करेंगे फिर, क्योंकि यहां पे ये इनको प्रॉब्लम दे रहा है। सिराज ने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट भी वॉर वेज किया, पहले कासिम बाजार, फिर फोर्ट विलियम कैप्चर किया 28 जून 1756 में। जब ये न्यूज पहुंची ब्रिटिश एक्सपल्जन की मद्रास में, तो एक आर्मी भेजी गई बंगाल में, किसके अंडर, एडमायरल थे और कर्नल कौन, क्लाइव, कमाल के लीडर थे। ब्रिटिश ने रिगेन किया कंट्रोल कैलकाटा का 1757 में, और चंद्रनगर को अपने कंट्रोल में ले लिया। सिराजुद्दौला इस सिचुएशन से नहीं डील कर पाया, टीनेजर था, और उसने यहां पे कौन सा पैक्ट साइन किया, अलीनगर का पैक्ट। अब यहां से स्टार्ट होता है बैटल ऑफ प्लासी, 23 जून 1757, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार बना लो बड़ा सा। अलीनगर का पैक्ट क्या था, किस किस के बीच में, पहला क्वेश्चन ये,
सिराजुद्दौला के बीच में और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। इसके अकॉर्डिंग मुगल एम्परर जो था, अकॉर्डिंग टू द मुगल एम्परर, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है यहाँ पे ट्रेड फैसिलिटीज दी जाएंगी। नवाब को एक सम पे करना होगा जो डैमेज किया उन्होंने, जो उन्होंने कलकत्ता कंट्रोल कर लिया था उसके लिए में। दोनों साइड्स ने प्रॉमिस किया कि भाई हम पीस मेंटेन करेंगे फ्यूचर में। अब यहां पे हो जाता है बैटल ऑफ प्लासी 23 जून 1757 सिराजुद्दौला और बंगाल में होता है ये रॉबर्ट क्लाइव के अगेंस्ट। सिराजुद्दौला का कमांडर था मीर जाफर। अब ये ज्वाइन कर लेता है ब्रिटिश को, कॉन्स्पिरेसी करते हैं लोग। सिराजुद्दौला भाग जाता है, मुर्शिदाबाद पहुंच जाता है और उसके बाद पटना पहुंचता है अपनी वाइफ के साथ। उसके बाद सिराज को कौन मारता है? मीर जाफर का बेटा। अब मीर जाफर, मीर कासिम और ब्रिटिश, अब क्या होता है भाई, मीर जाफर से तो खुश हो जाएंगे ना ब्रिटिशर्स, इसको बंगाल बना दिया नवाब का, नवाब ऑफ बंगाल बना दिया इसको। अब इसने काफी बड़े सम्स मनी के दिए इसको, प्लस जमींदारी 24 परगना की इंग्लिश को इसने पकड़ा दी नवाब बनने की खुशी में। इस बीच में क्या होता है, मीरन जो बेटा होता है जाफर का, ये मर जाता है और अब फिर से स्ट्रगल स्टार्ट हो जाएगा, कौन नवाब बनेगा। मीर कासिम के बीच में, ये सन इन लॉ था, दामाद था मीर जफर का, और मीरन के बेटे के बीच में, जिसकी डेथ हो गई है, उसके बेटे के बीच में। यहां पे वैंसीटाट थे नए गवर्नर कलकत्ता के, ये सपोर्ट करते हैं मीर कासिम को। और फिर ट्रीटी होती है मीर कासिम और कंपनी के बीच में 1760 में। कंपनी के प्रेशर में मीर जाफर क्या होता है, रिजाइन कर देता है मीर कासिम के फेवर में। एक पेंशन फिक्स कर दी जाती है मीर जाफर के लिए 1500 रुपए साल। मीर कासिम जो था वो सारे नवाब में सबसे एबल नवाब था, मतलब काफी कॉम्पिटेंट था ये। पावर लेने के बाद मीर कासिम ने सबसे पहले क्या किया, शिफ्ट की कैपिटल मुर्शिदाबाद टू मुंगेर। ये पूछता है कौन से नवाब ने शिफ्ट की थी, तो आपको याद रखना है मीर कासिम ने। कंपनी को लगा कि मीर कासिम जो है अच्छा खासा पपेट बन जाएगा हमारे लिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मीर कासिम इनके चक्कर में ज्यादा आया नहीं। कंपनी की दस्तक का मिसयूज हो रहा था, ट्रेड परमिट्स का, कंपनी ऑफिशियल्स, इसकी वजह से अब मीर कासिम से इनकी टेंशन्स बढ़ जाएंगी। कंपनी के जो सर्वेंट्स थे ये दस्तक बेचते भी थे इंडियन मर्चेंट्स को कमीशन लेके। मीर कासिम ने डिसाइड किया कि मैं ये सारी ड्यूटीज अबॉलिश कर रहा हूं ऑल टुगेदर, बहुत हो गया तुम लोगों का। लेकिन अब ब्रिटिश प्रोटेस्ट करेंगे, जाहिर सी बात है, और इंसिस्ट करेंगे कि भाई आप प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दे रहे हो दूसरे ट्रेडर्स को हमारी जगह। अब क्या होगा, नवाब जो था, नवाब कंपनी का टसल होएगा बहुत अच्छा खासा। जब यहां पे प्रॉब्लम आई गई है तो अब इन दोनों के बीच में वॉर हो जाएगी 1763 में। बैटल ऑफ बक्सर। अब देखो, मीर कासिम, अवध का नवाब और शाह आलम 2, ये तो एक तरफ पे हैं। अब ध्यान रखना, जब आप बैटल ऑफ बक्सर के नोट्स बनाओगे तो वर्सेस से इधर कौन कौन लिखोगे और इधर कौन कौन लिखोगे। तो मीर कासिम, नवाब ऑफ अवध, शाह आलम 2, इनको कौन, ये हार जाएंगे। पहली चीज तो कौन हराएगा, मेजर हेक्टर मुनरो के अंडर इंग्लिश से ये हार जाएंगे बक्सर में अक्टूबर 22, 1764। और यहां से इंग्लिश अच्छी खासी पावर रिज्यूम कर लेंगे नदरन पार्ट में इंडिया में। बैटल के बाद मीर जाफर, जिसको नवाब बनाया गया था 1763 में, जब रिलेशंस मीर कासिम और कंपनी के थोड़े प्रॉब्लम में आ गए थे, उसने कहा कि मैं डिस्ट्रिक्ट्स दे देता हूं आपको, मिडनापुर, बुडवान और चित्तगोंग में, आप अपनी आर्मी यहां पे मेंटेन कर लो। मीर जाफर की डेथ के बाद उसका एक बेटा होता है, माइनर होता है वो, 18 साल से कम होता है, नाजिमुद्दौला, इसको नवाब बना देते हैं। लेकिन रियल पावर किसके पास रहेगी? जाहिर सी बात है इंग्लिश के पास ही रहेगी, क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो नायब सूबेदार के अंडर रहेगा, और ये जो नायब सूबेदार है किसको रिपोर्ट करेगा? डायरेक्ट इंग्लिश को। अब यहां पे एक ट्रीटी होगी, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, वेरी इंपॉर्टेंट, 1765। रॉबर्ट क्लाइव ने 2 ट्रीटी की थी, देखो एक बात ध्यान रखना अच्छे से, 2 ट्रीटी हैं ये। एक तो इलाहाबाद में अगस्त 1765 में, और एक की नवाब ऑफ अवध के साथ, ये वाली, और दूसरी की मुगल एम्परर शाह आलम 2 के साथ। शुजाउद्दौला ने क्या बातें मानी कि हम आपको इलाहाबाद दे देंगे और काड़ा दे देंगे, करा या काड़ा जैसे भी आप बोलो, जगह का नाम है। एम्परर शाह आलम 2 को 50 लाख रुपए कंपनी को दिए जाएंगे एज वॉर इंडेमनिटी, और बलवंत सिंह जमींदार थे बनारस के, उनको फुल पोजीशन दिया जाएगा उनके एस्टेट का। शाह आलम ने क्या क्या बात मानी, इलाहाबाद में रहेंगे वो, और इनको टू बी सीडेड टू हिम बाय नवाब ऑफ अवध, जो कि इनको दिया गया है कंपनी के प्रोटेक्शन के अंडर। फरमान जारी किया इन्होंने, दीवानी दे दी बंगाल, बिहार और उड़ीसा की ईस्ट इंडिया कंपनी को 26 लाख रुपए साल की पैसे लेके। 53 लाख रुपीस का एक प्रोविजन किया गया कंपनी का इन रिटर्न फॉर निजामत फंक्शंस। निजामत फंक्शंस कौन कौन से थे? मिलिट्री, डिफेंस, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस।
अब इस तरीके से डुअल गवर्नमेंट ऑफ इन बंगाल आया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। किसने इंट्रोड्यूस किया? रॉबर्ट क्लाइव ने। ये डुअल गवर्नमेंट का मतलब क्या हुआ? दो का राज, है ना, रूल ऑफ टू, कंपनी और नवाब। बंगाल में जहां पे दोनों दीवानी, कलेक्टिंग रेवेन्यूज और निजामत, दीवानी हो गई रेवेन्यू कलेक्ट करना, निजामत होगी पुलिस और जुडिशियल फंक्शंस, कंपनी के कंट्रोल में आ गए। तो मतलब सभी कुछ आ गया ना इनके कंट्रोल में। कंपनी ने एक्वायर कर ली दीवानी फंक्शंस एम्परर से, और निजामत फंक्शंस किससे ले लिए? जो बंगाल का सूबेदार था उससे। दीवानी फंक्शंस के लिए अब कंपनी क्या करेगी? 2 डेप्यूटी दीवान अपॉइंट करेगी, मोहम्मद रजा खान बंगाल से, राजा सिताब रॉय बिहार के लिए। मोहम्मद रजा खान डेप्यूटी नाजिम या फिर डेप्यूटी सूबेदार भी थे। अब इसकी वजह से क्या होगा? एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रेकडाउन हो जाएगा, और काफी बंगाल के लोगों के लिए ये काफी बेकार साबित हुआ। अब ना तो कंपनी ना ही नवाब सोचेगा पब्लिक वेलफेयर के लिए, अपनी अपनी जेब भरने में हर कोई लगा रहेगा। अब किसने हटाया था? देखो, इंट्रोड्यूस किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। ये सब क्वेश्चंस बन रहे हैं यहाँ पे। वॉरेन हेस्टिंग्स ने इसको हटाया 1772 में। दोनों बातें याद रखनी है। साथ साथ आपको ना वाइसरॉयज और गवर्नर जनरल्स के बारे में भी ध्यान रखते चलना है। जब आप अलग से उनको पढ़ोगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा अच्छे से। अब रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773 में। जो पोस्ट थी बंगाल गवर्नर की, उसको क्या बना दिया था? यहां से गवर्नर जनरल बना दिया था, और सारी प्रेसिडेंसीज दे दी थी इनको। 1773 में कौन बने थे? वॉरेन हेस्टिंग्स ही तो बने थे। ये तो हमने पॉलिटी में भी पढ़ी ये चीजें। अब हर चीज देखो इंटरलिंक्ड है। हिस्ट्री और पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, हर चीज एक दूसरे के साथ एकदम कोरिलेटेड है। अब हम देखेंगे कॉन्क्वेस्ट ऑफ मैसूर।